हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 13.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया है एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छिया एक गेंद उसमें से निकाली जाती है और इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। फिर बाद में बोला गया है कि पुनः निकले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से अब एक गेंद फिर निकाली जाती है। तो दूसरी गेंद की लाल होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको आप समझकर पहले तो आप क्या करेंगे कि एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे काम होते जा रहे हैं एक के बाद एक करके। तो आप बहुत सारी श्रृंखलाएं एक तरीके से यहाँ पर बनाएंगे। जैसे देखिए, यहां पर मैं स्टार्टिंग में मेरे पास कोई कलश है जिसमें 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं, मतलब 5 रेड गेंद हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब बोला गया कि इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। अब एक गेंद तो वो कोई सी भी हो सकती है। हो सकता है आपने ब्लैक बॉल निकाली हो और हो सकता है कि आपने रेड बॉल निकाली हो, तो दो प्रोसेस हो सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि आपने ब्लैक बॉल निकाली, मतलब काली गेंद निकाली हो, तब आपको दोबारा उसको कलश में रख देना है और कलश में उसी निकले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद रख देनी है। तो अब यहां पर आप देखो, जब आपने ये किया है तो अब आपके पास 2 गेंदें और बढ़ गई हैं। तो अब 2 गेंदें कौन सी बढ़ गई हैं? काली वाली बढ़ गई हैं, क्योंकि ब्लैक काली निकली थी तो काली आपने 2 और बढ़ा दी। तो ये तो पहले ही रख दी, तो 5 और 5 तो रही, लेकिन अब उसके बाद 7 काली हो गई आपके पास। और जबकि यहां पर आपके पास क्या हुआ होगा? 7 लाल हो गई होंगी और 5 काली रही होंगी। फिर बोला गया है कि अब कलश में से एक गेंद आपको निकालनी है और वो गेंद लाल होने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखिए, अब आप निकालेंगे तो आप लाल और काली दोनों निकाल सकते हैं। यहां पर लाल भी निकाल सकते हो और काली भी निकाल सकते हो। इसी तरीके से अब यहां से निकालोगे तो लाल भी निकल सकती है और काली भी निकल सकती है। अब यहां पर आप ये देखो कि प्रश्न में आपको बोला गया है कि दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब ये दूसरी गेंद यही है ना। देखिए, जब आप इस प्रोसेस से बढ़ रहे हैं तो पहली गेंद तो ये है, दूसरी गेंद ये है। इस प्रोसेस से बढ़ रहे हैं तो पहली गेंद तो ये है और दूसरी गेंद ये है। तो दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता आपको बेसिकली ये पूछा गया है। तो यहां पर आप एक बार प्रोसेस समझ लो कि क्या क्या हुआ है। हम या तो इस वाले प्रोसेस से गए हैं रेड की तरफ, या हम देखिए इस वाले प्रोसेस से गए हैं इस रेड की तरफ। तो दो तरीके से ही आपके पास संभव है कि दूसरी बार में लाल गेंद आ जाए। तो अब देखिए, यहां पर हम सीधे अभीष्ट प्रायिकता लिखेंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता, अब देखिए वो कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि जब आपने यहां से 5 लाल और 5 काली गेंद आपके पास स्टार्टिंग में है, तब जब आपने काली गेंद निकाली है तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो सोचिए 5/10 ही तो आएगी, क्योंकि 5 काली है तो 5 यहां पर आ गया। टोटल गेंद देखो, 5 और 5 मिलकर 10 है, तो यहां पर आ गया। अब जब आपके पास 5 लाल और 7 काली हो गई, फिर आप लाल देखिए किससे क्या प्रायिकता होगी लाल गेंद निकालने की। तो वो देखो 5 लाल हैं तो 5 बटे टोटल गेंद तो 12 हो गई होंगी, तो 5/12 आ गई होगी। इसी तरीके से यहां पर अगर अब मैं देखूं तो 5 लाल और 5 काली हैं, लेकिन आपको लाल निकालनी है स्टार्टिंग में, तो आपके पास प्रायिकता हुई होगी 5/10। और फिर जब आपने लाल निकाल ली तो अब आपके पास 7 लाल और 5 काली हो गई। अब आप कैसे लाल निकाल सकते हैं? तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी? 7/12 आएगी, क्योंकि टोटल 7 लाल हैं और टोटल गेंद तो 12 हैं, तो 7/12 आ गई। तो अब आप देखिए प्रायिकता आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे, एक तो ये वाला प्रोसेस है और एक बार ये वाला आपके पास तरीका है। तो जब इस वाले तरीके से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 5/10 गुणा, उसके बाद आपको ये भी करना पड़ेगा 5/12। या तो ये तरीका आपने अपनाया हो या ये वाला तरीका अपनाया हो, मतलब 5/10 गुणा 7/12। तो ये देखो आपके पास आ जाएगा यहां से। तो अगर मैं यहां से देखो थोड़ा इसको सरल करूं तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 25/120 प्लस, देखिए ये यदि हम हल करेंगे तो 5 गुणा 7, ये आपके पास 135 आ जाएगा, सॉरी 35 आ जाएगा। तो 35/120 आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप देखो इसको थोड़ा और सरल करो तो लासापा तो सेम है, बेसिकली हर में सब कुछ सेम है, तो 120 ही रहेगा, मतलब अंश से जुड़ जाएगा। 25 और 35 जोड़ेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, बटे 120 आपके पास ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप देखो थोड़ा सा इसको सरल करो तो 60 से 120 दो बार कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 1/2।
तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपके पास 1/2 आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि दूसरी बार में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो आपको बस ये प्रश्न तो हल हो गया, लेकिन आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में जहां पर आपके पास काफी सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो आप वहां पर ऐसे डायग्राम बना के की कोशिश करेंगे। इन डायग्राम्स को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम मतलब ट्री मतलब पेड़, पेड़ का मतलब क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं ऐसे क्योंकि पेड़ में जैसे आप देखते हैं ना ब्रांच होती हैं, काफी श्रृंखलाएं निकली होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं काफी सारी शाखाएं बन रही हैं, तो हम ऐसे डायग्राम बनाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, और जबकि एक अन्य थैला जो दिया हुआ है उसमें 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। फिर बोला गया कि दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुन लिया जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो आपको बताना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर भी आप देख रहे हैं काफी सारे प्रोसेस आपको एक के बाद एक करके दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हम एक ट्री डायग्राम बनाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो आप ये देखो कि सबसे पहले आपके पास है 2 थैले। एक पहला थैला है, ये मैं बोल देता हूं इसको फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बैग है आपके पास, और दूसरा थैला है आपके पास कुछ इस तरीके से सेकंड थैला, मैंने इसे बोल दिया। और दोनों थैलों में अलग अलग तरीके की गेंदें हैं। जैसे पहले थैले में है तो काली और लाल ही, लेकिन यहां पर 4 लाल हैं मतलब 4 रेड और 4 ब्लैक मतलब 4 काली गेंदें हैं। जबकि दूसरे थैले में 2 लाल हैं मतलब 2 रेड हैं और 6 काली अर्थात 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब यहां पर समझते हैं। देखिए जब हम स्टार्टिंग में होंगे तो स्टार्टिंग में आपसे बोला गया है कि दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है। तो देखिए यहां पर आप हैं, अभी आपको एक थैले को यादृच्छिक चुनना है। तो अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पहले थैले को ही चुनना है, हो सकता है सेकंड थैला भी चुन लें। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पहले थैले को चुनेंगे या दूसरे थैले को चुनेंगे। 2 तरीके हो गए। अभी हम एक एक करके ब्रांच बनाएंगे। तो अभी हम पहले थैले के बारे में पूरी बात करेंगे, फिर हम धीरे धीरे दूसरे थैले के बारे में पूरी बात करेंगे। तो जब आपने पहले थैले को चुना है तो देखो 1/2 तरीके से ही चुन सकते हैं, क्योंकि 2 थैले हैं, पहला थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 हो गई। अब आपने पहले थैले को चुन लिया, फिर बोला गया कि थैले को चुनने के बाद उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल गेंद है। तो आपको लाल गेंद अब चुननी है इसमें से। स्वाभाविक सी बात है, आप निकाल तो लाल और काली दोनों सकते हैं इससे, लेकिन आपसे बोला गया है कि जो लाल गेंद है वही निकाली जाती है। तो मैं मान लीजिएगा लाल गेंद निकालता हूं। तो लाल गेंद की प्रायिकता समझिए कितनी होगी। लाल गेंद देखिए टोटल 4 है, लेकिन अगर कुल गेंद देखी जाए कि कुल कितनी गेंद है सब मिला के इस थैले में, तो 8 गेंद थी, तो 4/8 आ गई प्रायिकता। इसी तरीके से काली गेंद भी निकाल सकते थे, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि काली गेंद आपको पहले ही बोल दिया गया कि लाल गेंद ही निकालनी है, मतलब काली गेंद तो आपको देखनी भी नहीं है। अब इस जब ये आपने पहला वाला प्रोसेस कर लिया, मतलब पहले थैले से निकालने का, तो हम दूसरे थैले पर बढ़ते हैं। यहां पर देखो स्टार्टिंग में जब दूसरा थैला निकाला होगा तो उसकी प्रायिकता भी तो 1/2 होगी, मतलब थैले को चुनने की प्रायिकता। अब यहां से भी आप काली गेंद भी निकाल सकते हो और लाल गेंद भी निकाल सकते हो, लेकिन लाल गेंद ही बोला गया है निकालने को भी, तो यहां पर भी हम लाल गेंद की प्रायिकता ही लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए लाल गेंद की जो प्रायिकता होगी वो आपके पास होगी 2/8, क्योंकि लाल गेंद 2 है लेकिन कुल गेंदें आपके पास 8 हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब लाल गेंद तो आपने निकाल ली, आपको आगे बोला गया है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का सवाल हो गया है, P/A/B का। कैसे, उसको समझ लेते हैं। ये हम इसलिए बोल सकते हैं ऐसे तरीके का सवाल, क्योंकि यहां पर आपको एक बात पहले से पता है, एक सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल है ये, जिसमें आपको ये पहले से पता है कि गेंद लाल है, मतलब बी बेसिकली क्या है कि गेंद लाल निकालना, गेंद का लाल होना। ये आपके पास बी वाला घटना हो गई, और ए वाली घटना हो गई कि पहले थैले से निकाली जाएगी। तो ये बेसिकली आ गया P/A/B के बराबर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, PB मतलब गेंद का लाल होना, बेसिकली ये है आपके पास। तो देखिए अब अभीष्ट प्रायिकता मतलब PA/B बेसिकली आपको निकालना है। तो यहां पर मैं अभीष्ट प्रायिकता लिखता हूं। तो अभीष्ट प्रायिकता देखिए है तो कुछ इस तरीके से ही कि PA/B/PB, यहां पर B क्या है, गेंद का लाल होना। तो बटे में यहां पर मैं गेंद का लाल होना मतलब प्रायिकता क्या होगी लाल होने की गेंद की, वो लिखूंगा, चाहे कितने भी तरीके से आ रही हो।
तो देखिए गेंद लाल कितने तरीके से हो सकती है, या तो एक तरीका आप ऐसे फॉलो करें, देखिए गेंद लाल आ रही है, या फिर एक तरीका आपके पास देखो ये है कि गेंद इस तरीके से भी लाल आ रही है। रेड मतलब लाल होता है। तो देखो बटे में हम क्या लिखते हैं, 1/2 गुणा 4/8, ये पहला प्रोसेस है। 1/2 मतलब पहला थैला गुणा पहले थैले से लाल गेंद, या दूसरा थैला तथा दूसरे थैले से लाल गेंद। तो ये 1/2 गुणा 2/8 आपने ये लिख दिया। यहां से आपको इतना समझ में आ गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी बोला है, ए है आपके पास पहले थैले, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब अगर मैं देखूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब दोनों साथ साथ हो रहे हैं, मतलब पहला थैला भी हो और गेंद का लाल निकलना भी हो। तो पहले थैले से जब गेंद का लाल निकलना ऊपर लिखना है अंश में, आपको देखो अंश में यही तो लिखा है, तो ये हो जाएगा अंश में आपके पास 1/2 गुणा 4/8, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब बस आप इसको हल कर लीजिएगा और आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसे, 1/2 और ये 8 हर में जो है वो आपके पास देखो कॉमन आ रहा है, तो आपने ये कॉमन लिया, आपके पास अंश में बचा 4, और देखिए हर में आपके पास बचेगा 1/2 गुणा 8 कॉमन हमने लिया है, तो देखो यहां केवल 4 बचा है और यहां पर आपके पास केवल 2 बचा है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब यदि आप गौर करेंगे तो देखो 2 और 8 ये आप कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर अंश और हर दोनों में थे 1/2 और 1/8, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4/4 प्लस 2 6 आ गया, और यदि इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 2 से कैंसिल करो तो ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये आपके पास अभीष्ट प्रायिकता 2/3 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी हमने देखो ट्री डायग्राम बनाया, मतलब एक श्रृंखला बनाई, क्योंकि काफी सारी शाखाएं बननी थी तो वो हमने बनाया, और फिर यहां पर आपको ये बात पहले बता दी गई थी, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला एक तरीके से यहां पर लगाया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आपको बोला गया है कि यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्र छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। फिर बोला गया आगे कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम यह सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले 20% छात्रों में से छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला छात्र है। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि आप एक बात और गौर कर रहे हैं कि यहां पर आपको प्रायिकता तो बतानी है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, लेकिन आपको पहले से भी कुछ पता है, और पता यह है कि यह पा लिया गया है, मतलब यह ज्ञात है कि उस विद्यार्थी को ग्रेड ए मिला है। तो यहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि तुरंत ये सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल हो गया है, जिसमें हम A/B ऐसे वाले जो हमने सवाल देखे थे फॉर्मूले से। अब देखो यहां पर भी आप देख रहे हैं काफी सारी शाखाएं बन सकती हैं, समझते हैं कैसे। देखो आपके पास दो तरीके के छात्र हैं विद्यालय में, महाविद्यालय में, जो छात्रावास में रहने वाले हैं और छात्रावास में नहीं रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हमने देखा कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी, हम मान लीजिएगा यहां पर एक बना दे रहे हैं, ये छात्रावास वाले हैं, और ये विद्यार्थी जो है हमने इस गोले में बनाए हैं, मतलब छात्रावास में नहीं रहने वाले हैं। छात्रावास नहीं करके लिख दूंगा मैं यहां पर आपके लिए, तो हम इससे समझ जाएंगे विद्यार्थी जो है छात्रावास में नहीं रहते हैं। फिर देखिए हो सकता है छात्रावास में जो विद्यार्थी रह रहा हो सकता है वो ए ग्रेड भी लाए और हो सकता है ए ग्रेड ना लाए, तो दोनों काम पॉसिबल है। तो मैं केवल ए ग्रेड वालों की बात करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया गया ए ग्रेड लिया गया है, ए ग्रेड ही मिला है, तो हम बाकी की बात क्यों करें। इसी तरीके से छात्रावास में नहीं रहने वाले विद्यार्थी भी हो सकते हैं कुछ ग्रेड ए लाएं और कुछ ग्रेड ए ना लाएं। अब यहां पर हम देखो प्रोसेस समझते हैं कैसे ये काफी सारी शाखाएं बन रही थी। यहां पर स्टार्टिंग में आप थे यहां पर, तो देखो स्टार्टिंग में छात्रावास वाला विद्यार्थी सिलेक्ट करने का तरीका, छात्रावास में 60% विद्यार्थी थे, ध्यान रखें, तो प्रायिकता जो होगी वो 60/100 हो जाएगी। आप सोचिए छात्रावास में एक विद्यार्थी चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 60/100। अब छात्रावास का यदि आपने विद्यार्थी चुन लिया है, तो अब सोचिए कि छात्रावास वाले विद्यार्थियों में से भी 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो ग्रेड ए ला रहे थे। तो बेसिकली आप क्या करेंगे यहां पर कि इसके भी 30/100 आ जाएगा, मतलब इन छात्रों में से भी 30% ही थे, मतलब
छात्रावास का विद्यार्थी चुनने के बाद भी प्रायिकता 30/100 ही है कि विद्यार्थी ए ग्रेड लाए, और जो बाकी बची प्रायिकता होगी कि विद्यार्थी ए ग्रेड नहीं ला रहा हो, तो उनकी हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि बोल दिया गया है कि ए ग्रेड तो मिलना ही है। अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, जब आपने विद्यार्थी छात्रावास का नहीं है वो चुना हो, तो छात्रावास का विद्यार्थी नहीं है इसको चुनने की प्रायिकता, मतलब क्योंकि 40 विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते, 40/100 आ जाएगी ये। अब देखो, छात्रावास नहीं है, जो विद्यार्थी छात्रावास का नहीं है, अब उसका ए ग्रेड लाने की प्रायिकता देखो 20% है, मतलब ये जो प्रायिकता आएगी 20/100 आ जाएगी। तो बाकी जो बची प्रायिकता है वो ए ग्रेड नहीं ला रहे होंगे, लेकिन हमें वो लिखना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए, आपके पास दो तरीके के प्रोसेस बन गए। कौन कौन से समझ लेते हैं। एक तो देखो, ए ग्रेड या तो इस तरीके से ला सकते हैं, या ए ग्रेड इस तरीके से लाया जा सकता है। आप देख भी रहे हैं, दो तरीके के हमारे प्रोसेस बन गए। और आपको अब ये तुरंत समझ में आ गया कि ये सवाल कुछ इस तरीके का है कि पी ए बटे बी। अगर मैं ए बटे बी ना लिखूं, क्योंकि ए और बी में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ग्रेड भी ए है, मैं एम बटे एन लिख दूं, तो मैं आपको पहले तो मतलब आपने एम बटे एन लिख दिया, तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि आखिर एम और एन है क्या। एन होता है जो आपको पहले से पता होता है। तो देखो, पहले से हमें क्या पता है कि ग्रेड ए मिला है, तो एन में घटना वो वाली घटना है कि ए ग्रेड पता है, मिला है विद्यार्थी को। और एम वो घटना होती है जो आपको निकालनी होती है। तो एम है छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी, तो एम हो गया आपके पास घटना है ये वाली कि वो विद्यार्थी छात्रावास का है। तो अब देखो, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, तो पी एम इंटरसेक्शन एन बटे पी एन के बराबर। तो आप या तो इसको ऐसे समझ ले, सप्रतिबंध प्रायिकता, या फिर हम देखो इसको एक दूसरे तरीके के प्रश्न बोलते हैं, बेस थ्योरम करके बोलते हैं। काम बिल्कुल यही है, नाम बस बेस थ्योरम भी बोल सकते हैं इसे। तो अब देखो, पी एन निकालना है। पी एन मतलब ए ग्रेड मिलने वाले छात्रों की प्रायिकता। तो यहां पर आप देखो, अभीष्ट प्रायिकता यदि हम लिखते हैं, तो अगर मैं पी एन अलग से निकालूं और फिर मैं आपको पी एम इंटरसेक्शन एन निकालूं, तो या तो आप वैसे चाहें तो वैसे कर ले, नहीं तो एक बार में सीधे लिखें। तो अभीष्ट प्रायिकता, तो देखो बटे में क्या है अपने पास, पी एन मतलब एन है ए ग्रेड मिलने वाली, ए ग्रेड मिलना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि विद्यार्थी को ए ग्रेड मिला है। तो देखते हैं, दो तरीके हैं आपके पास, या तो इधर वाले प्रोसेस से अपनाए या इधर वाले से। इधर वाले से अपनाते हैं तो ये आएगा देखो 60/100 गुणा 30/100, या दूसरा वाला प्रोसेस मतलब ये वाला 40/100 गुणा 20/100, ये आपके पास आ गया यहां से। अब एम इंटरसेक्शन एन अंश में है, एम है छात्रावास का विद्यार्थी और एन है ए ग्रेड। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, एम भी हो और एन भी हो। मतलब वो विद्यार्थी छात्रावास का तो हो ही, और साथ के साथ उसे ए ग्रेड भी मिलाओ। तो छात्रावास का विद्यार्थी और ए ग्रेड मिलाओ, तो अब ये केवल एक ही प्रोसेस है, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में तो विद्यार्थी छात्रावास का नहीं है। तो अब ये केवल एक ही प्रोसेस है, और यहां पर प्रायिकता हो जाएगी 60/100 गुणा 30/100, ये आपके पास आ जाएगा। बस आप इसको थोड़ा हल कर लीजिएगा और आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, मैं अभी क्या करता हूं कि 1/100 गुणा 100 ये मैं कॉमन ले लेता हूं, अंश में भी और हर में भी। तो देखो, ये आ जाएगा 60 गुणा 30 मतलब 1800। हर में देखते हैं, 1/100 गुणा 100 यहां पर भी कॉमन आ रहा है, कोष्टक में आ जाएगा 1800 प्लस 40 गुणा 20 आपके पास 800 आ जाएगा। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं कि 100 से 100 ये कैंसिल कर देते हैं अंश और हर दोनों में। तो आपके पास आ जाएगा 1800 बटे 2600। तो देखो, यहां पर आप दो जीरो तो पहले ही कैंसिल कर दो, ये जीरो हमने कैंसिल कर दिए, और हम क्या करते हैं कि दो से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 9 बार कैंसिल हो गया और ये 13 बार हो गया। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 9/13, और यही आपका प्रश्न संख्या 3 का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगा लेता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है।
तो अब आप यहां पर ये देखो कि ये भी सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल बन चुका है, क्योंकि यहां पर आपको कोई बात पहले से पता है। तो पी ए बटे बी वाला ये सवाल बन चुका है। यहां पर सबसे पहले तो तुरंत लिख लीजिएगा कि आखिर बी क्या है। तो देखिए बी वो वाला घटना होती है जो बटे के बाद लिखा गया है। देखो बी है तो वो वाली घटना होती है जो हमको पहले से पता होती है। तो देखिए यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो बी आपका वो घटना है कि सही उत्तर मिल रहा है। और जो ए होता है वो जो हमें प्रश्न में प्रायिकता निकालनी होती है वो होता है। तो ए यहां पर देखिए क्या होगा, हमें प्रायिकता निकालनी है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, तो ए जो घटना है वो है प्रश्न का उत्तर जानना। अब यदि आप इतना समझ जाएंगे तो आप काफी आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा अभी शाखाएं और बनानी होंगी, और वो भी आसानी से हम बना सकते हैं अगर समझ समझ के हम करेंगे तो। अब देखिए आपके पास किसी भी विद्यार्थी के लिए दो ऑप्शन है, मतलब कोई भी विद्यार्थी दो ही तरीके से आंसर दे सकता है, या तो वह उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। तो देखिए ये एक विद्यार्थी है, इसके पास दो तरीके हैं कि या तो वह उत्तर जानता है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं उत्तर जानना, और दूसरा तरीका था विद्यार्थी के पास आंसर देने का कि अनुमान लगाना। दो तरीके थे विद्यार्थी के पास। अब आप ये देखो कि इसमें भी और बहुत सारे प्रोसेस बनेंगे, कैसे उनको समझ लेते हैं। अब सोचिए कि यदि विद्यार्थी उत्तर जानता है तो इसका मतलब तो सही होगा ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि अगर कोई उत्तर जानता है इसका मतलब तो सही ही होगा ना उसका आंसर, तो गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अनुमान लगाता है तो दोनों काम हो सकते हैं, हो सकता है उसने अनुमान लगाया हो तो सही हो जाए उत्तर, और हो सकता है उसने अनुमान लगाया हो तो उत्तर उसका गलत हो जाए। तो दोनों तरीके हैं यहां पर भी। अब समझ लेते हैं कि इनकी प्रायिकताओं को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आप ये देखो कि उत्तर जान कोई विद्यार्थी तो ये था आपके पास, उसके पास दो तरीके थे, उत्तर जानना या अनुमान लगाना। अब देखो उत्तर जानने की प्रायिकता भी 3/4 थी, तो उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 हो गई। उत्तर जानने के बाद सही तो ऑब्वियस सी बात है करेगा ही करेगा, तो उसकी प्रायिकता तो एक ही हो गई, मतलब 100% सही होना है उसका। तो अब देखते हैं इधर वाली प्रोसेस में अनुमान लगाना की प्रायिकता 1/4 हो गई, उसने अनुमान लगा दिया। अब अनुमान लगाने के बाद भी सही या गलत हो सकता है, तो आपको बोला गया है कि अनुमान लगाने के बाद भी सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 ही है, तो ये 1/4 हो गई। तो गलत का वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सही करना है प्रश्न, देखिए ना सही उत्तर देना है आपको तो। लेकिन अगर आप चाहते भी हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर सही नहीं है तो गलत ही होगा, मतलब 1 माइनस 1/4 होगी, तो ये 3/4 आ जाएगी। चलिए अब हम जब हमने ये टेबल बना ली तो अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो हमें निकालना है पी ए बटे बी, मतलब ये आ जाएगा फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, और जहां पर बी हमने वो वाली घटना मानी है जो हो चुकी होती है, मतलब सही उत्तर आया। ये आपको पहले प्रश्न में बोल दिया गया, तो पहले मैं हर वाली बातें लिख लेता हूं। हर में क्या क्या आएगा, हर में आएगा सही उत्तर आने वाली प्रायिकता। तो सही उत्तर समझिए किस तरीके से आ सकता है। देखो सही उत्तर देखो इस तरीके से भी आ सकता है कि उत्तर जानता हो सही आ जाए, हो सकता है वो विद्यार्थी अनुमान लगा रहा हो तब उसका सही आ जाए, तो दो तरीके से सही आ सकता है उसका उत्तर। तो यहां पर हर में हम वही तरीकों के प्रायिकताएं लिख लेते हैं। तो देखो पहला वाला तरीका ये वाला है, 3/4 गुणा 1 हो जाएगा, चलिए ये हमने कर दिया। दूसरे वाले तरीके में देखिए या प्लस हमने मतलब या ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकता है, मतलब 1/4 गुणा सही कर दे, फिर वो भी 1/4 हो गया, ये आपके पास हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इंटरसेक्शन मतलब दोनों काम होना है साथ साथ, मतलब प्रश्न का उत्तर जानना है फिर सही उत्तर देना है, तो प्रश्न का उत्तर जानना है फिर सही उत्तर देना है, तो फिर तो यही वाला तरीका है केवल। तो ये आ जाएगा 3/4 गुणा 1। तो ये देखो हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया है। अब केवल इसको हमें हल करना बाकी रह गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप देख रहे हैं 1/4 हर जगह आपके पास कॉमन आ रहा है, अंश में भी कॉमन आया, तो देखो अंश में 3 बचा, और हर में अगर हम 1/4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास देखो ये 3 बचेगा, और यहां से केवल 1/4 बचेगा आपके पास। तो 1/4 से 1/4 आपके पास कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास ये तो 3 बचा, और देखो यहां पर हर में आपके पास आ जाएगा लासापा लोगे तो 4, और वो आ जाएगा 12 + 1 अर्थात 13/4। तो अगर आप देखो इसको सरल करोगे तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 4 गुणा 3 हो जाएगा, तो ये देखिए आपके पास 12/13 आ जाएगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। तो देखो अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं।
किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, तब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। आगे बोला गया कि किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1 लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, यदि उसके रक्त की जांच में यह बतलाया जाता है कि उसे यह रोग है। तो यहां पर सबसे पहले तो समझ लीजिएगा, ये 0.1% है। अब आप यहां पर ये देखो कि गौर करने पर आपको देखो बोल दिया गया है कि यदि उसे यह बतलाया गया कि उसे यह रोग है, मतलब बेसिकली यह बात हमको पता है, तो ये सवाल भी हमारे पास सप्रतिबंध प्रायिकता वाला हो गया, पी ए बटे बी वाला। अब समझ लेते बी और ए हैं क्या बेसिकली यहां पर, तो क्या होने चाहिए, तो बी देखो क्या होगा, जो बात आपको पहले से पता है, मतलब प्रश्न में ये पता है कि आपको बताया गया है कि यह रोग है, आपको रोग है, तो बताया जाना, देखिए होना या नहीं होना अलग बात है, एक बात यह है कि यह बताया गया है कि उसे रोग है, कि रोग है। अब ए क्या होता था, ए होता था जो आपको प्रायिकता बेसिकली निकालनी है, तो प्रायिकता क्या निकालनी है कि वह चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, तो उस रोग से ग्रस्त होगा मतलब एक्चुअल में ग्रस्त हो, मतलब वास्तविक रोग से ग्रस्त हो व्यक्ति हो। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया ए और बी आखिर हैं क्या। तो अब देखो यहां पर हम समझ लेते हैं कैसे यहां पर हम एक ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास कोई एक व्यक्ति है, तो देखिए हो सकता है उस व्यक्ति को वो रोग हो और हो सकता है उस व्यक्ति को वो रोग ना भी हो। तो बोला गया है कि 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं। तो देखिए व्यक्ति ये हो गया, अब देखिए हो सकता है वो 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, मतलब वो या तो रोगी हो या वो रोगी नहीं हो, तो दोनों केसेस संभव है अपने पास। तो हमने देखो यहां पर लिख दिए रोगी और रोगी नहीं। अब यहां से देखो हो सकता है वो व्यक्ति रोगी हो या रोगी ना हो, तो दो ब्रांच आपको समझ में आ गई। अब रोगी होने के बाद भी देखिए टेस्ट तो उसका होना ही होना है, तो यदि टेस्ट हुआ तो देखिए रोगी है, तो टेस्ट होने पर आपको यह ध्यान रखना है कि एंड में आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसको ये बताया गया है कि रोग है उसे, तो रोगी है, अगर उसका सही टेस्ट होगा तभी तो पता लगेगा कि वो उसे रोग है। तो सही टेस्ट मतलब 99% रक्त की जांच होनी चाहिए, असरदार होना चाहिए उसका टेस्ट, मतलब अब उसको बताया गया कि रोगी है, रोगी को बताया गया रोगी है, इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली उसका टेस्ट सही किया गया, टेस्ट सही किया गया मतलब 99% सही जांच होनी चाहिए। तो अब ये देखो रोगी कितने लोग हैं, 0.1%, लेकिन अगर हम प्रायिकता की बात करें तो 0.1/100 आपके पास ये हो जाएगा। अब रोगी को बताया गया कि वो रोगी है, मतलब उसका जांच सही हो, और जांच सही हो कब होगी, जब 99% प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो 99/100 आ जाएगी, क्योंकि प्रतिशत में दिया इसलिए हमने 100 से भाग किया प्रायिकता निकालने के लिए। अब बात करते हैं जब रोगी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है 0.1% रोगी व्यक्ति रोगी है, तो अगर मैं एक में से उतने व्यक्ति घटा दूं तो वो मेरे पास ये वाली प्रायिकता आ गई कि इतने व्यक्ति रोगी नहीं होंगे, तो ये हो गया रोगी नहीं होने वाले। अब रोगी नहीं है लेकिन उसका टेस्ट हुआ, तो हो सकता है उसको बता दिया जाए कि वो रोगी है, और हो सकता है उसे बताया जाए कि वो रोगी नहीं है, और हो सकता है कि उसको बताया गया है कि रोगी नहीं है। अब यहां पर कुछ छात्रों को यह संदेह हो सकता है कि यहां पर वो बोलेंगे कि हमने यहां पर क्यों नहीं लिखा कि उसको, हो सकता है उसको भी तो बताया गया हो कि रोगी नहीं है वो, तो मैं चलिए वो भी लिख देता हूं, ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है। अब लेकिन मान लीजिएगा हमने ये लिख लिया, लेकिन आप तो खुद सोचिए कि आपको बी क्या है जो हमें पहले से पता है कि उसको बताया गया है कि रोगी है वो,
मतलब हमको केवल यही वाले केसेस देखने, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये 1/100 आ जाएगा आपके पास। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां पर आप देखो, रोगी नहीं है लेकिन उसको बताया गया कि रोगी हो, इसका मतलब गलत रिपोर्ट दी गई हो, और गलत रिपोर्ट बताया गया है 0.5% है चांसेस। तो प्रायिकता देखूंगा तो 0.5/100 आपके पास हो जाएगा। और रोगी नहीं है और उसको बताया जाए कि रोगी नहीं है, इसका मतलब उसकी जांच सही हुई होगी, तो 1 - 0.5/100 आया होगा, लेकिन उसकी कोई हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये देखो हमने एक ट्री डायग्राम बना लिया। अब यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखता तो ये आ जाता PA/B/PB, ये आता फॉर्मूला। तो देखो मैं इस फॉर्मूले को लेकर यहां पर लिख देता हूं, PA/B बराबर PA/B/PB। अब देखो PB मतलब उसको बताया जाना कि वो रोगी है, मतलब ये प्रायिकता मैं हर में लिखूंगा क्योंकि PB देखो हर में है, तो उसको बताया जाना कि रोगी है। अब देखिए इसको कितने तरीके से बताया जा सकता है रोगी है वो। देखिए या तो वो इस प्रोसेस से बताया जाए कि वो रोगी है, देखिए, या वो इस प्रोसेस से देखे कि उसको बताया जाए कि वो एक रोगी है, मतलब उसको एक रोग हुआ है। तो दो ही तरीके हैं आपके पास। पहले तरीके से प्रायिकताएं लिखते हैं तो देखो ये आ जाएगा 0.1/100 गुणा 99/100, ये पहला प्रोसेस। या हो सकता था उसको इस तरीके से बताया जाए, तो इसको हल करूंगा तो 1 - 0.1/100 गुणा 0.5/100, ये आपके पास आ गया। अब अंश में देखो A/B मतलब दोनों काम हो रहे हो, मतलब वो वास्तविक रोग से ग्रस्त भी हो तब उसे बताया जाए कि रोगी है। तो अब देखिए वास्तविक रूप से रोग से ग्रस्त हो तब उसको बताया जाए रोगी है, मतलब देखो ये वाला काम केवल यही हो सकता है कि रोग भी हो और उसे बताया दिया जाए कि वो रोगी है। तो ये वाली बस आप ऊपर लिख देंगे अंश में। तो ये आ गया 0.1/100 गुणा 99/100। अब यदि देखो इसको हम थोड़ा हल करें तो मैं क्या करता हूं कि 1/100 गुणा 100, ये आपके पास अंश में भी कॉमन आ रहा है और हर में भी कॉमन आ रहा है, तो हमने सबसे पहले तो यही लिख दिया। अब देखो अंश में 0.1 गुणा 99 आ गया। अब देखिए हर में क्या आएगा, हर में देखो 0.1 गुणा 99 तो आएगा ही आएगा, प्लस अब देखो 100 में से बेसिकली 0.1 आपको हटाना पड़ेगा, तो यहां से देखिए यहां पर ये आपके पास 1 - 0.1 आएगा, क्योंकि पहले प्रतिशत वो करना पड़ेगा, 1 से घटाना पड़ेगा, तब आपके पास ये आएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये आएगा 0.999 गुणा 0.5। तो अभी आप देखो कि यहां से 100 ये सब कैंसिल हो गए आपके पास। अब देखो आपके पास यहां पर अंश में बचा है 0.1 गुणा 99 मतलब 9.9। अब देखो हर में ये तो 9.9 आ गया, और यदि आप इसका गुणा करोगे इससे 0.5 का गुणा, बेसिकली अगर आप 0.999 से करोगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4995। अगर दशमलव लगाऊंगा तो दशमलव यहां पर आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो आपके पास ये आ जाएगा बराबर 9.9 बटे, देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5 9 9 3 10। तो अब देखो यहां से ये मैंने क्या गलती कर दी है, यहां पर इसको कैलकुलेट करने में गलती कर दी है, तो ये आपके पास 99.9 आएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन, तो ये पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। जब आप फिर इसको हल करोगे तो फिर ये आपके पास देखिए 49.95 आएगा। अब देखो जब आप इनको हल करोगे 49.95 और 9.9 को बेसिकली हमको जोड़ना है, तो देखिए ये आपके पास क्या आएगा 58.95, तो ये आपके पास आ गया। अब देखो ये 990 बटे 5985 आपके पास आ जाएगा यहां से। अब जब ये इतने पास आ गया आपके पास, तो अब आपको बेसिकली ये सरल करना रह गया। अब सरल करने के लिए आप देखो इसको 11 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 11 से यदि हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 11 से ना कैंसिल करके हम इसको 9 से कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा देखो 9 से 110 बार, और ये देखो 9 से आ जाएगा 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 9 पंजे 45। अब मैं देखो इसको 5 से दोबारा कैंसिल कर सकता हूं,
तो देखो ये 22 बार कैंसिल हो गया और ये आपके पास हो जाएगा 5 से कैंसिल करने के बाद 13 है और ये आपके पास 133 आ गया। तो अब ये देखो आपके पास कैंसिल नहीं हो सकता, तो बेसिकली यही आपके पास सबसे सिंपल फॉर्म में आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 22/133। चलिए अब देखो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि 3 सिक्के आपको यहां पर दिए गए हैं और बोला गया है कि एक सिक्का ऐसा है जिसमें दोनों ओर चित है। चित मतलब अंग्रेजी में हम इसको हेड बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूं। चित मतलब होता है हेड और पट मतलब होता है टेल, तो इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। फिर आगे आपको बोला गया कि दूसरा सिक्का अभिनत है, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट है, मतलब कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। अभिनत मतलब जिसमें कुछ चांसेस हैं कुछ ना कुछ गलत होने के। तो इसमें बोला गया है चित्त 75% बार प्रकट होता है, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% दी हुई है। और बोला गया है तीसरा अनभिनत सिक्का, मतलब वो उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो अब देखो आगे बोला तीनों में से एक सिक्के को हम यादृच्छिक चुन रहे हैं और उसे उछाल रहे हैं। तो यदि सिक्के पर चित आए तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। तो यहां पर आप ये देखो कि आपको ये बोल दिया गया कि आपको जो पता है वो है कि उस सिक्के पर चित आए, मतलब हेड आना। तो ये सवाल समझ में आ गया आपको कि A/B वाला सवाल बन गया, तो प्रतिबंध प्रायिकता वाला, या हम बेस थ्योरम भी बोल सकते हैं इसे, जहां पर B जो होता है वो होती है जो हमको पता होता है या जो पहले ही हो चुका होता है। देखिए सिक्के पर चित प्रकट हो गया है पहले ही, मतलब हेड आना। और जो ए होता है वो ये वाली घटना होती है जो हमको बेसिकली प्रायिकता निकालनी होती है, जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। तो ए है आपके पास वो वाली घटना जिसमें दोनों चित वाला सिक्का आपने सिलेक्ट किया होगा। अब जब आपको ये पता लग गया तब आपके पास देखिए प्रश्न काफी आसान हो जाएगा। तो पहले केवल मैं इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूं, कैसे हम बना रहे हैं इसका फॉर्मूला। अब देखिए हम बनाते हैं कैसे कैसे, जो जो प्रोसेस उसने बोला है हम वो करते जाएंगे। यहाँ पर 3 सिक्के हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास पहला सिक्का फर्स्ट कॉइन, ये है हमारे पास सेकंड कॉइन मतलब दूसरा सिक्का, और ये हमारे पास थर्ड कॉइन अर्थात तीसरा सिक्का। अब आपको बोला गया है कि पहले सिक्के में दोनों ओर चित है, मतलब चाहे आप कुछ भी कर लें आएगा हेड ही, तो केवल हेड ही आया मतलब चित। दूसरे सिक्के में देखिए चित 75% बार प्रकट होता है, मतलब 25% बार तो टेल आएगा ना, मतलब पट आएगा। तो इसमें चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। चित मतलब होता है हेड और पट मतलब मैंने आपको बता ही दिया टेल होता है। तीसरा सिक्का अनभिनत है, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब बराबर बराबर चांसेस हैं, तो उसमें भी चित आ सकता है और उसमें भी पट आपके पास आ सकता है। अब जब ये आपने पता कर लिया तो यहां पर आप समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए आपको 3 सिक्के दिए गए, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पहले कौन सा सिक्का चुने। तो देखो अगर आपने पहला सिक्का चुना होगा तो टोटल तो 3 सिक्के हैं, लेकिन आप पहला सिक्का चुन रहे हैं तो उसकी प्रायिकता 1/3 होगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरा सिक्का चुनेंगे 3 सिक्कों में से तो उसकी प्रायिकता भी 1/3 होगी और तीसरा सिक्का चुनने की प्रायिकता भी 1/3 आपके पास होगी। अब यहां से आप ये देखो कि आपको पहला सिक्का यदि आपने चुन लिया और चित आना है और दोनों तरफ आपको पता है चित ही है दोनों तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रायिकता एक ही होगी, क्योंकि तो 100% श्योर हो गया कि अगर पहला सिक्का है तो चित ही आएगा चाहे आप कुछ भी कर लें। दूसरे सिक्के में चित और पट के लिए देखते हैं। तो देखो दूसरे सिक्के में बोला गया 75% बार चित आ रहा है, मतलब चित आने की प्रायिकता 75% है, मतलब 75/100 है। तो देखो अगर इसको थोड़ा सरल करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 25 से कैंसिल करने पर 3/4, तो चित आने की प्रायिकता 3/4 आपके पास हो गई। तो इसका मतलब टेल मतलब पट कितनी बार आएगा, प्रायिकता 1 - 3/4 अर्थात 1/4 आ जाएगी। अगर आप ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बेसिकली चित ही लाना है, क्योंकि बी वाला इवेंट मतलब जो हो चुका होता है, चित लाना है तो केवल हम चित के बारे में ही हो सकता है बात करें। लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया। तीसरा वाला सिक्का बोला गया है कि बिल्कुल फेयर है, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसमें चिताने की प्रायिकता 1/2 होगी और पटाने की भी 1/2 होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो बराबर बराबर प्रायिकता आपके पास हो गई यहां से। अब देखते हैं कि PA/B आपको यहां पर निकालना है। ये हो गया PA इंटरसेक्शन B/PB। PB मतलब
बी वाले घटना की प्रायिकता और बी वाले घटना है चित आना। तो अब देखिए चित कितने तरीके से आ सकता है। देखो चित पहले वाले तरीके से तो नहीं आ सकता। चित देखिए दूसरे वाले तरीके से बिल्कुल आ सकता है। सॉरी, पहले वाले तरीके से भी चित आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। देखो इस तरीके से, दूसरे वाले तरीके से भी देखो चित आ सकता है ये, और तीसरे वाले तरीके से अगर आप देखोगे तो चित देखो ऐसे आ सकता है। तो ये 3 तरीके हो गए आपके पास। तो चलिए सबसे पहले हम हर में चित आने की प्रायिकताएं लिख लेते हैं। तो देखो पहली आएगी 1/3 गुणा 1, या दूसरे वाले के लिए आएगी 1/3 गुणा 3/4, या तीसरे वाले के लिए देखिए 1/3 गुणा 1/2 आपके पास आ गई। अब देखते हैं ऊपर अंश में ए इंटरसेक्शन बी लिखना, मतलब ये दोनों साथ में होने चाहिए थे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चित वाला सिक्का हो और तब चित आए। तो दोनों चित वाला सिक्का तब चित आए, मतलब ये पहला वाला कॉइन के लिए हुआ, मतलब पहला वाला प्रोसेस। तो ये आ गया 1/3 गुणा 1। तो बस अब आप इसको हल कर लेंगे। तो आप देख रहे हो 1/3 सभी में कॉमन आ रहा है, अंश और हर दोनों में। तो हमने 1/3 सबसे पहले ओवेनिस्ट लिया, अंश में 1 बचा, हर में देखिए 1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास देखो केवल 1 बचा, प्लस यहां पर देखो 3/4 बचा है आपके पास, और यहां पर आपके पास 1/2 बचा है। तो अभी हमने देखिए 1/2 से 1/2, सॉरी 1/3 से 1/3 ये कैंसिल कर दिया। ये आपके पास बचा 1 बटे, लासापा लेंगे तो देखो लासापा 4 आ गया यहां से। अब देखो ये आ जाएगा 4 + 3 + 2, और अब यदि थोड़ा सा सरल करोगे तो बेसिकली ये 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4/4 + 3 + 2 अर्थात 9। तो यही आपकी इस प्रश्न की प्रायिकता हो जाएगी। तो देखो अब प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे हम। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटना की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01 है, 0.03 और 0.15 है। फिर बोला गया है कि बीमाकृत व्यक्तियों में से, अर्थात जो चालक हैं उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप तुरंत समझ देंगे, यहां पर आपको बताया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मतलब ये PA/B वाली बात है, मतलब इस तरीके का सवाल है। जहां पर बी वाली जो घटना होती है वो ये वाली घटना होती है जो हमें पता होती है। तो हमें क्या पता लग गया यहां से कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो दुर्घटनाग्रस्त होना मैं यहां पर लिख देता हूं, दुर्घटनाग्रस्त होना। और ए जो होता है वो हमें जो प्रायिकता निकालनी होती है, तो हमें क्या प्रायिकता निकालनी है, देखिए स्कूटर चालक होना, हमें ये प्रायिकता निकालनी है। तो अब यहां से आप ये देखो कि सबसे पहले हम देखेंगे सारणी क्या बन सकती है। नहीं बनेगी सारणी कोई बात नहीं, लेकिन हम तो जो जो हो रहा होगा हमारे सामने हम वो एक एक करके लिखते जाएंगे। देखिए 3 तरीके के लोग हैं, स्कूटर चालक, कार चालक और ट्रक चालक। तो यहां पर 3 तरीके के लोग हैं, स्कूटर, कार, और तीसरे तरीके के लोग थे ट्रक चालक, मतलब मैं केवल ट्रक लिख दे रहा हूं। अब ये देखो कि स्टार्टिंग में जब दुर्घटना हो रही होगी, मतलब जब हुआ होगा, तो किसकी दुर्घटना हुई हो, तो हो सकता है स्कूटर चालक की हुई होगी, या कार चालक की हुई होगी, या ट्रक चालक की होगी। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि अच्छा तीनों केस थे अपने पास, तो तीनों केस हमको लेने पड़ेंगे। अब इसमें भी देखो स्कूटर चालक की यदि बीमा, इनका तो बीमा हुआ है बेसिकली इन तीनों का। अब स्कूटर चालक में भी हो सकता है दुर्घटना हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपको पता है कि दुर्घटना हुई है। देखिए दुर्घटनाग्रस्त होना ये पहले ही पता लग गया है, तो हम केवल वही वाली केस लिखेंगे। तो स्कूटर चालक की देखो दोनों केस संभव थे, हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो या हो सकता है ना भी हुआ हो। तो मैं देखो दोनों ब्रांचेस हर किसी में बनाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा कि मेरे को दूसरी वाली शाखा से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरी वाली शाखा होगी जिसमें दुर्घटना नहीं हुई होगी। लेकिन आपको तो पता है दुर्घटनाग्रस्त होना है केवल, तो आप केवल वही वाला डाटा लिखेंगे। तो यहां पर हुआ होगा दुर्घटनाग्रस्त, और यहां पर हुआ होगा दुर्घटना नहीं है। इसी तरीके से हर किसी में हुआ होगा, यहां पर दुर्घटना और यहां पर दुर्घटना नहीं। इसी तरीके से कार चालक के साथ भी ऐसा ही होगा कि या तो दुर्घटना हुई होगी या हो सकता है दुर्घटना ना हो। तो हमने उन सभी को लिख लिया।
भले ही हमें मतलब नहीं है दुर्घटना ना होने से, क्योंकि हमें तो दुर्घटनाग्रस्त करना ही है। तो अब देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं, स्कूटर चालक सेलेक्ट हुआ, बीमा वाला कौन व्यक्ति सेलेक्ट हुआ, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो 2000 स्कूटर चालक हैं बटे टोटल स्कूटर चालक देखो तो 2000, सॉरी टोटल चालक देखोगे बीमा वाले तो 2000 प्लस 4000 6000 प्लस 6000 12000, तो टोटल 12000 लोग हैं। तो स्कूटर चालक चुनने की प्रायिकता हो गई 2000 बटे 12000। कार चालक जो बीमा हुआ है जिनका, उनकी प्रायिकता हो जाएगी 4000 बटे टोटल लोग हैं 12000। ट्रक चालक हैं 6000 बटे 12000। अब देखिए, स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसकी प्रायिकता देखो सबसे स्टार्टिंग में दी हुई है 0.01। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त ना हो तो उसकी प्रायिकता एक में से 0.01 घटा दो तो 0.99 आ जाएगी। भले इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख दिया है, मैं बाकी में नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें केवल समझाना था आपको, हमने समझा दिया। कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता 0.03 है, तो आप दुर्घटना नहीं होने वाले की प्रायिकता भी निकाल सकते, लेकिन कोई यूज नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता देखो 0.15 दी हुई है, तो हमने ये लिख दिया, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है। तो अब देखो, हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो पी ए बटे बी है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे हमने पता किया इसे। तो पी ए बटे बी ये आपके पास होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के बराबर। पी बी मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। तो अब देखिए दुर्घटनाग्रस्त कैसे कैसे हो सकता है, उसकी कितने कितने क्या क्या प्रोसेस है वो हम लिखेंगे प्रायिकताएं। तो हो सकता है स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मतलब ये वाला तरीका अपनाया हो गया हो दुर्घटनाग्रस्त होने में। हो सकता है इस तरीके से भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, और हो सकता है ये वाला एक पाथ दुर्घटनाग्रस्त होने में हुआ हो यूज। तो देखो, अब देखो इस वाले में आएगा 2000 बटे 12000 गुणा 0.01, ये स्कूटर चालक के लिए लिख दिया जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, प्लस कार चालक के लिए भी वाला प्रोसेस भी आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 4000 बटे 12000 गुणा 0.03 प्लस, अब देखो ट्रक चालक भी तो हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मतलब तीसरा वाला जो प्रोसेस है दुर्घटनाग्रस्त होने में, 6000 बटे 12000 गुणा 0.15, ये आपके पास देखो आ गया। अब यहां से आप देखो अंश में पी ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों काम होने चाहिए, ए भी हो जाए तथा बी भी हो जाए, मतलब स्कूटर चालक हो और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो स्कूटर चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वो केवल यही वाला प्रोसेस ही आपके पास देखिए, तो उसके लिए आप अंश में लिखोगे 2000 बटे 12000। स्कूटर चालक चुना आपने पहले बीमा वाला, अब उसकी दुर्घटना करा दी बेसिकली, तो यही तो हुआ 0.01। तो यहां से अगर आप गौर करें कि देखिए हम 1000 बटे 12000 हर किसी में कॉमन ले पा रहे हैं आसानी से, देखते हैं कैसे। 1000 बटे 12000 कॉमन लिया तो 2 इधर बचा और 0.01 इधर बचा, 2 गुणा 0.01 मैंने यहां पर लिख दिया बटे 1000 बटे 12000, तो देखो हर में भी कॉमन आएगा हर किसी में, तो देखो यहां पर आप लिखोगे 1000 बटे 12000, यहां पर देखो 2 बचा 0.01 प्लस यहां पर देखो 4 बचेगा गुणा 0.03 प्लस यहां पर देखिए आपके पास 6 बचेगा और 0.15 आ गया आपके पास। तो आप गौर करने पर देख रहे हैं कि 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और 12000 से 12000 ये सब कैंसिल हो गए। अब देखिए अंश में आपके पास क्या बचा है उसको समझ लेते हैं। अंश में बचा है 0.02, हर में होगा 0.02 प्लस 0.12 प्लस 0.90। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 बटे ये देखो आपके पास आ जाएगा 1.04। तो आपने देखा कि इसको थोड़ा सरल करें तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो 2 बटे 104 आया, मतलब 2 से 104 ये देखो 52 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा केवल 1 बटे 52। तो यही आपकी इस प्रश्न की अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हुई हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी द्वारा तैयार किया जाता है।
इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। आगे देखिए बोला गया कि यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यदृच्छया निकली गई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर भी आप एक बात गौर करेंगे कि यहां पर एक बात आपको पहले से पता है और पहले से यह पता है कि जो आपने ढेर में से एक वस्तु निकाली है वो खराब है आपके पास। तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिबंध आपके पास एक तरीके से दे दिया कि वस्तु खराब ही निकालनी है आपको। तो ये कुछ प्रतिबंध सप्रतिबंध प्रायिकता का सवाल हो गया पी ए बटे बी वाला, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो बी होता है मतलब बटे के बाद जो लिखा होता है वो होता है जो ज्ञात होता है। ज्ञात हमें देखिए क्या है कि वस्तु खराब है जो हमने निकाली है, तो हमने यहां पर ये लिख दिया। और जो ए होता है वो ए उसके लिए हम बोलते हैं ऐसी घटना जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि वस्तु मशीन बी द्वारा बनी हुई है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर हम ट्री डायग्राम बनाते हैं अर्थात शाखाएं बनाते हैं, जो जो होंगी हमारे पास उनको हम लिखेंगे। देखिए स्टार्टिंग में कोई भी कारखाना है तो आप स्टार्टिंग में तो सेलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा कारखाना आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके पास दो कारखाने हैं, एक कारखाना है एक और मतलब कारखाना तो एक ही है बेसिकली लेकिन उसमें मशीनें दो हैं ए और बी। तो हो सकता है कि उत्पादन ए से भी हुआ हो या हो सकता है उत्पादन बी से हुआ हो। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि आपके पास दो शाखाएं बन गई। अब देखिए ए से उत्पादन होने पर भी वस्तु हो सकता है खराब हो और हो सकता है वस्तु सही हो। तो यहां पर मैंने खराब कर दिया और यहां पर मैंने सही लिख दिया क्योंकि दोनों केस हो सकते हैं। इसी तरीके से बी से यदि उत्पादन हो रहा है किसी वस्तु का तो हो सकता है वो वस्तु खराब निकले बी मशीन से, हो सकता है उस बी मशीन से बनी वस्तु सही भी हो जाए। तो आपको नहीं पता लेकिन आपने तो केस बनाई। अब यहां पर हम देखिए प्रायिकताएं लिखेंगे। देखिए वस्तु मशीन ए द्वारा बन रही है, इस बात की भी तो कुछ ना कुछ प्रायिकता होगी। तो देखो 60% मशीन ए द्वारा बन रहे हैं तो प्रायिकता जो होगी ए मशीन से बनने की तो 60/100 हो गई, क्योंकि प्रतिशत लिखा है इसलिए हमने बटे 100 कर दिया यहां पर टोटल। अब देखो 40% वस्तुएं मशीन बी द्वारा बन रही हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक वस्तु के मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी 40/100 हो जाएगी। फिर देखिए ए वाली मशीन से भी कुछ हो सकता है खराब और कुछ सही है। तो आपसे बोला गया है कि जो मशीन ए है उसका 2% उत्पादन खराब है और मशीन बी का 1% उत्पादन खराब है। तो अगर जब हमने मशीन ए से बनाया तो 1% उत्पादन खराब है मतलब 1/100 प्रायिकता ऐसी है कि वो खराब निकलेगा। और सही क्या होगा फिर इसका मतलब 1 - 1/100 मतलब 99/100। वैसे आपको सही की जरूरत भी नहीं है लिखने की लेकिन बस मैंने लिख दिया है। अब क्यों जरूरत नहीं है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही बोल दिया गया है कि आपको खराब वस्तु ही एक तरीके से पिक करनी है, यहां से उठानी है, इसलिए हमें सही का कोई यूज नहीं है, बस केवल आपको समझाने के लिए हमने यहां पर लिख दिया है। अब देखो खराब वस्तु बी से भी बन सकती है, तो बी का ए का यहां पर 2% था तो यहां पर ए के लिए 2 आएगा, हमने ए के लिए 1 लिख दिया। तो यहां पर प्रायिकता 2/100 हो जाएगी और यहां पर 98/100 हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए बी का 1% उत्पादन खराब है तो बी मशीन से कोई वस्तु खराब निकल जाए इस बात की प्रायिकता 1/100 हो गई और सही निकल जाए तो इस बात की प्रायिकता देखिए कितनी होगी 99/100 हो जाएगी। सही का भले ही हमें कोई यूज नहीं करना है, केवल अपने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे लिखा जाता है। तो अब ये आपके पास हो गया। तो अब यहां पर हम प्रायिकता निकालेंगे अर्थात बेस थ्योरम बोल सकते हैं या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अर्थात सप्रतिबंध प्रायिकता। वो हो जाएगी a/b बराबर, ये हमने लिखने का तरीका आपको बताया था, होता है PB और अंश में आ जाता है PA/B। तो सबसे पहले तो देखिए हम PB लिखेंगे। PB मतलब जो हर में लिखा हुआ है आपके पास, देखिए हर में क्या लिखा हुआ है, B का मतलब है कि वस्तु खराब है। अब देखिए वस्तु खराब कितने तरीके से मिल सकती है, हो सकता है वो A से बनी हो और तब खराब निकल जाए, हो सकता है वो B से बनी हो और तब खराब निकल जाए। तो दो प्रोसेस है खराब होने के वस्तु। तो यहां से हम दोनों की प्रायिकताएं लिख लेंगे, हर प्रोसेस की प्रायिकता। पहले वाले में प्रायिकता देखिए क्या आ जाएगी, ए से चुनी 60/100 और फिर खराब आ जाए मतलब गुणा 2/100। तो मैंने ये कर दिया गुणा 2/100 कर दिया, प्लस मतलब या हो सकता है बी से चुनी गई हो और तब खराब आ जाए अर्थात 40/100 बी से चुनी गई हो तथा खराब आ जाए तो 1/100 कर दिया, यह आपने PB लिख दिया। अब A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो अब सोचिए वस्तु खराब भी है और बी द्वारा भी बनी है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि बी द्वारा बनी वस्तु खराब है। तो बी द्वारा बनी वस्तु खराब है वो तो केवल यही वाला प्रोसेस हुआ,
तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास आ जाएगा 40/100 गुणा 1/100 आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप देखोगे यहां से आपके पास, ये तो आपने सब कुछ लिख दिया बिल्कुल सही सही, बस आपको केवल सरल करना रह गया है। तो हम 1/100 गुणा 100 ये कॉमन ले लेते हैं, अंश में से भी और हर में से भी। तो देखिए अंश में बचेगा 40, अब देखिए हर में क्या बचेगा, 1/100 गुणा 100 आपने कॉमन लिया है। अब देखिए यहां से 60 गुणा 2 120 बचा आपके पास, प्लस यहां से 40 गुणा 1 आपके पास बचा, अर्थात 40 बच गया। तो अब देखो आप कि इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया। तो अभी आपके पास देखिए बच जाएगा 40/160, क्योंकि 120 + 40 160 होते हैं। तो अब आप इसमें थोड़ा और सरल कर लोगे, अगर आप इसको 40 से कट करोगे तो ये एक बार कट जाएगा और ये 4 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपकी प्रायिकता जो आएगी इस प्रश्न में वो 1/4 हो जाएगी। चलिए देखिए अब हम प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 दी गई हैं। फिर बोला गया है कि इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ के होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यहां से अगर हम प्रश्न को समझें तो प्रश्न में यह बोला गया है कि एक निगम है, उसमें दो दल एक तरीके से लड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। एक तरीके से दोनों की जीतने की प्रायिकताएं दी हुई हैं। पहले के जीतने की प्रायिकता 0.6 है और दूसरे के जीतने की प्रायिकता 0.4 है। अब जीतने के बाद अगर पहला वाला दल जीता तो नया उत्पाद बनेगा, इसकी प्रायिकता 0.7 है, और दूसरा दल जीता तो इस बात की संगत प्रायिकता का मतलब हुआ कि नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता, क्योंकि संगत का मतलब पहले वाले वाक्य में देखो बोल दिया गया नए उत्पाद का प्रारंभ होने की प्रायिकता, तो वो दूसरे दल के लिए 0.3 है। तो अब यहां पर आप देखो कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि नया उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वो दूसरे दल द्वारा किया जा रहा है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि ये PA/B इस तरीके का सवाल है। और हम कैसे बोल पा रहे हैं इसको इस तरीके का सवाल, क्योंकि आपको यहां एक बात पहले से पता है, और वो बात है कि नया उत्पादन हो रहा है, नया उत्पादन कंफर्म है कि हो रहा है, बस आपको ज्ञात करना है कि वो दूसरे दल द्वारा हो रहा है। तो B जो हमें पता होता है मतलब नया उत्पादन होना ही होना है, ये हमें पता है। और A जो होता है वो हमें प्रायिकता होती है जो ज्ञात करनी होती है। प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि दूसरे दल द्वारा हो रहा है। तो देखिए दूसरे दल द्वारा, ठीक है, हमने यहां पर कर दिया। दूसरे दल द्वारा नया उत्पादन तभी होगा जब, स्वाभाविक सी बात है, दूसरा दल जीतेगा एक तरीके से। तो अब यहां पर आप देखो कि हम शाखाएं बनाते, शाखाएं हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना पता लगे कि शाखाएं बनेंगी ही नहीं बनेगी, लेकिन आप तो बस अपना काम करेंगे, धीरे धीरे सोचते जाएंगे, जैसा प्रश्न हल होता जाएगा उसको हम करते जाएंगे। देखिए आपके पास स्टार्टिंग में दो दल हैं, ये मैंने देखिए पहला दल मान लिया, मतलब पहला दल फर्स्ट, और ये मैंने मान लिया दूसरा दल है अर्थात सेकंड है। फिर देखिए आपको बोला गया कि दो दल हैं, स्वाभाविक सी बात है स्टार्टिंग में आपको नहीं पता कि कौन सा दल जीतेगा, तो हो सकता है पहला दल भी जीत जाए, हो सकता है दूसरा दल भी जीत जाए। अगर पहला दल जीता तो हो सकता है नया कानून बन जाए, मतलब नया उत्पाद, बेसिक कानून ने नया उत्पाद, और हो सकता है कि पहला दल जीत जाए लेकिन नया उत्पाद ना बने। क्रॉस का मतलब है नया उत्पाद नहीं बन रहा है। इसी तरीके से जब दूसरा दल जीता है तब भी दो संभावनाएं, हो सकता है नया उत्पाद बन जाए और हो सकता है कि नया उत्पाद ना बने, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि नया उत्पाद नहीं बनने को मैंने क्रॉस से प्रदर्शित किया। तो देखिए ये संभावनाएं आपके पास। अब इसके बाद तो कोई और संभावना दी नहीं है, तो आप बस यहां पर रुक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक तरीके से ट्री डायग्राम बन गया, मतलब शाखाएं बन गई हैं आपके पास एक पेड़ की तरह। तो अब यहां पर देखो हम प्रायिकताएं लिखेंगे। पहला दल जीत जाए तो इस बात की भी तो प्रायिकता लागू होगी, तो पहले दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 है। अब उसमें भी पहला दल नया उत्पाद लेके आए जीतने के बाद, तो उसकी प्रायिकता थी 0.7। तो स्वाभाविक सी बात है नया उत्पाद नहीं बनेगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी 1 - 0.7, मैं इसको 0.3 भी लिख सकता हूं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नया उत्पाद ना बने इसकी प्रायिकता क्या होगी। वैसे हमें इसका कोई यूज नहीं करना है प्रश्न में, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि नया उत्पादन ही आपको करना है, मतलब केवल ये वाले ही लेने हैं। ये नया उत्पादन ना बने इसकी प्रायिकता कोई वैसा यूज नहीं है, बस मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे निकाली जाती है। अब मान लीजिएगा हम इस वाली शाखा पर चलते हैं।
दूसरा दल जीते इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 0.4। अब दूसरा दल जीते उसमें भी 2 केसेस से, तो दूसरा दल जीते और फिर नया उत्पाद बन जाए तो उसकी प्रायिकता देखिए 0.3 दी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है नया उत्पादन ना बने, इसकी प्रायिकता 1 माइनस 0.3 अर्थात 0.7 हो जाएगी। अब देखिए आपको पी ए बटे बी निकालना है, ये तो आपको समझ में आ गया है। इसको हम समझ लेते हैं कैसे फॉर्मूला हमने बनाया अभी तक। इसको जो बटे के बाद लिखा होता है, जैसे बी लिखा है तो पी बी नीचे लिख दो और अंश में देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन करके लिख दोगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात उभयनिष्ठ लेना है आपको। अब देखिए पी बी सबसे पहले हम लिखते हैं पी बी, बी मतलब है नया उत्पादन, मतलब नया उत्पादन होने की प्रायिकता आपको हर में लिखनी है। अब देखिए नया उत्पादन कैसे कैसे बन सकता है, हो सकता है इस प्रोसेस को फॉलो करके नया उत्पादन बनाओ, और हो सकता है इस प्रोसेस को फॉलो करके नया उत्पादन बनाओ। तो मैं दोनों तरीके से नया उत्पादन हो रहा है, तो मैं दोनों तरीके से प्रायिकताएं लिखूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए जब पहला वाला दल जीता होगा तो 0.6 इंटू 0.7 होना चाहिए, ये तो एक प्रोसेस हुआ। या दूसरा वाला तरीका फॉलो किया गया हो 0.4 गुणा 0.3, तो ये आपके पास आ गया, ये आपने हर में लिख दिया। अब अंश में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों बातें होनी चाहिए साथ साथ। अर्थ हुआ इनको पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे दल द्वारा नया उत्पादन किया गया हो। तो आप सोचिए दूसरे दल द्वारा नया उत्पादन मतलब यही वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है केवल। तो दूसरे दल द्वारा नया उत्पादन मतलब दूसरा दल पहले जीतेगा 0.4 और फिर जीतने के बाद नया उत्पादन अर्थात गुणा 0.3, यही आपके पास होगा। तो आपने एक कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा सरल करोगे, अर्थात केवल मल्टीप्लाई वगैरह करके या डिवाइड वगैरह करके केवल हल करना है आपको। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.12 बटे, ये देखो आपके पास आ जाएगा 0.42 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 0.12। तो यहां से आप देखो ये आ गया 0.12 बटे, इसको हल करोगे तो 0.54 आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि यहां से दशमलव हटा सकते हैं, क्योंकि देखो दो दो अंक पहले दशमलव लगाए तो मैंने हटा दिया। तो आपके पास आ गया ये 12/54। और अगर आप इसको भी थोड़ा सरल करोगे, अर्थात इसको यदि आप 6 से कैंसिल करो तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 9 बार हो जाएगा। तो सबसे सरलतम रूप में ये केवल 2/9 ही आ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर में प्रायिकता आपके पास 2/9 हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 10 की तरफ आ जाते हैं। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 कोई संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित आया कि पट आया। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहां पर देखिए आपको समझ में आ गया कि यहां पर सबसे पहले अगर हम शाखाएं बनाएं, देखिए अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में आ जाता है कि ये ए बटे बी वाला सवाल है या किस तरीके का सवाल है, तो आप स्टार्टिंग में वो समझ जाया करिए और लिख लिया करिए कि आखिर ए क्या है और बी क्या है। और अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार आप शाखा बनाएं और तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में समझ में आ गया, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में समझ में आ गया कि एक चित प्राप्त हो रहा है, ठीक एक चित, तो ये आपको प्रतिबंध पता लग गया, एक तरीके से ए बटे बी वाला सवाल हो गया। यहाँ पर जो बी है वो घटना ये वाली होती है कि जो पहले हो चुकी होती है या जो आपको ज्ञात होता है। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात है कि ठीक एक चित आ रहा है। ठीक एक चित का मतलब है केवल और केवल एक चित, ना 0 ना 2 ना 3, केवल और केवल एक चित ही आना चाहिए। और ए घटना होती है जो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, तो वो आपको प्रायिकता है कि 1, 2, 3 या 4 आ जाए। तो ये आपने लिख दिया। अब यहां पर देखिए हम इसको प्रश्न को लिखते हैं अपने तरीके से और समझते हैं कि कैसे इसको हम हल करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में अगर लड़की कोई है तो वो पासा उछालेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो बोला गया है कि या तो 5 या 6 आए उसके लिए, या 1, 2, 3 या 4 आए। तो दो ही तरीके के प्रोसेस आपको बोले गए, या तो 5 या 6 आ जाए, या 1, 2, 3 या 4 आ जाए। यही दो तरीके हो सकते हैं। चलिए तो आपको समझ में आ गया कि या तो 5 या 6 या ये आएगा। अब 5 या 6 यदि आया तो बोला गया कि वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तो
तो आप खुद सोचिए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल आपके पास 8 तरीके होंगे, 8 संभावनाएं हो सकती है। कैसे हमें पता? 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर 2 संभावनाएं, दूसरी बार उछालने पर 2 संभावनाएं, तीसरी बार उछालने पर 2 संभावनाएं, टोटल 8 संभावनाएं होंगी। और 8 संभावनाएं यदि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी हो सकती है, तो देखिए कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। मैं यहां पर 8 बना देता हूं जल्दी से। हो सकता है 8 संभावनाएं में आपके पास तीनों में हेड आ जाए, मतलब तीनों चित आ जाए। आपके पास देखो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए मैं सभी संभावनाएं लिख रहा हूं यहां पर, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ये देखिए 8 संभावनाएं मैंने लिख दी, कुछ भी हो सकता है इनमें से। देखिए 8 संभावनाएं हमने लिख दी हैं इस तरीके से। ये हमने 8 संभावनाएं लिख दी। अब इसी तरीके से आगे बोला गया था कि यदि 1 2 3 या 4 प्राप्त होता है तो वो सिक्के को केवल एक बार उछाल रही है वो लड़की। तो अब केवल एक बार उछालेगी, मतलब एक बार उछालने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अब यहां पर केवल 2 संभावनाएं है उसके पास। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि भाई शाखाएं तो इतनी ही बन सकती हैं। अब ये समझना है कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो देखिए पी ए बटे बी हमें निकालना है, ये तो हमें तुरंत समझ में आ गया है। और इसका यदि हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ये हमने आपको बता दिया है कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है। बराबर, देखिए पी बी हर में है, तो सबसे पहले मैं पी बी लिख लेता हूं एक बार। बी का मतलब है ठीक एक चित आना। अब देखिए ठीक एक चित कैसे कैसे आ सकता है, अब इसको थोड़ा समझना है। हो सकता है 5 या 6 आए। और अब देखिए ठीक एक चित के लिए, चित मतलब होता है हेड, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, चित होता है हेड ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और पट होता है आपके पास टेल। तो आपको ठीक एक चित बताना है, मतलब ठीक एक हेड आना चाहिए। तो देखो एक हेड यहां पर आ रहा है, देखो यहां पर एक हेड यहां पर आ रहा है इस वाले में, मतलब ये वाला प्रोसेस। एक हेड यहां पर आ रहा है, तो बस आपके पास 3 ही केस आ रहे हैं। तो देखो हर केस यहां पर क्या क्या प्रायिकता होगी, 1/8 1/8 करके प्रायिकता होगी ना हर केस की। 1/2 1/2 1/2 ऐसे करके हर केस की प्रायिकता 1/8 होगी। तो यहां पर आप सब में लिखना चाहो तो सब में लिख दो, नहीं तो आप केवल चुनिंदा किसी में लिख दो। आपको बाद में तो समझ में आ ही रहा है कि 1/8 और 1/8 कुछ इस तरीके से ही चल रहा होगा। तो या तो ये प्रोसेस हो जाए आपके पास, देखिए मैंने आपको बता दिया यहां पर। या हो सकता है आपके पास हो जाए कि जब 1 2 3 4 आए तब एक हेड आ जाए। देखिए हर केस में मैंने वो लिख लिए, केवल एक चित आ रहा है, ठीक का मतलब होता है केवल एक। तो अब मैं यहां पर देखिए गणना करता हूं और यहां पर लिखूंगा कि कैसे लिखेंगे। पीबी देखिए 5 या 6 आए तो देखो इसकी प्रायिकता हो गई 2/6, क्योंकि 2 अंक है 5 या 6, इनमें से कुछ भी आ जाए 2/6 हो गई। यहां पर प्रायिकता देखोगे तो ये आ जाएगी 4/6, क्योंकि 4 अंक है कोई भी एक आ जाए। यहां पर प्रायिकता 1/2 और यहां पर 1/2 आ गई। अब ये 1/8 बेसिकली प्रायिकता ही लिखी है, बस यहां पर मैंने तीर के ऊपर ना लिखा है क्योंकि उसमें थोड़ा हमारे पास समझने में थोड़ा दिक्कत होती, काफी पास पास हमने लिखा है। तो अब देखो ठीक एक चित कैसे कैसे आ सकता है, या तो 5 या 6 आया हो, गुणा ये वाला प्रोसेस हो गया हो, या 5 या 6 आया हो मतलब 2/6 प्रायिकता गुणा ये वाला प्रोसेस हो गया हो, या 5 या 6 आया हो मतलब 2/6 गुणा 1/8 आया हो, प्लस या हो सकता है कि 1 2 3 4 में से कुछ आया हो मतलब 4/6 गुणा एक हेड मतलब 1/2 ये हो गया हो। ये हो गया, आपने ये तो लिख दिया। अब यहां पर आप देखो कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अंश में देखिए क्या लिखना है हमें, इन दोनों का उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों साथ में होने चाहिए। मतलब 1 2 3 या 4 आए तब उस पर ठीक एक चित आए, मतलब आपके पास अब बचा है 4/6 गुणा 1/2। तो अब केवल आप इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हल करने पर आपके पास आ गया 4/6 गुणा 1/2, तो ये आ गया 4/12 बटे, देखो ये आ जाएगा 2/48 प्लस 2/48 प्लस 2/48 प्लस 4/12। तो अभी मैं क्या करता हूं कि हर तरफ मैं लासापा 48 बना लेता हूं, मतलब हर में 48 बना देता हूं, क्योंकि मुझे पता है 48 बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो देखिए ये आ जाएगा ऊपर अंश में, अगर 48 लासापा बनाऊंगा तो ये 4 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 16/48। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस यहां 16 आ जाएगा, तो आपके पास ये 22/48 आ जाएगा।
और अब आप देखो कि 48 से 48 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो समान है, तो आपके पास 16/22 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 8 और ये 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रश्न का उत्तर 8/11 हो जाएगा। अब यहां से आप एक बात ये समझ लो कि वैसे तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बस एक बात ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ छात्र उसको थोड़ा जल्दी से करेंगे और वो यहां पर क्या कर सकते हैं, पीबी लिखने के लिए, केवल मैं पीबी लिखने का तरीका आपको बता रहा हूं, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। वो हो सकता है बोलें कि 2/6 गुणा, जैसे यहां पर आप देखो हमने 3 भाग ले लिए क्योंकि 3 यहां पर आए थे, वो हो सकता है सीधे एक बार में एक हटाने की प्रायिकता 3/8 बता दें पहले और कुछ इस तरीके से गुणा कर दें। तो अभी देखिए आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 6/48 आएगा। तो देखिए मैं केवल पीबी पूरा नहीं लिखा है वो भी मैंने, और ये देखो 4/6 गुणा 1/2 आया, कुछ इस तरीके से आएगा। तो प्लस ये 4/12 आएगा। तो देखो 6/48 प्लस 4/12 आया, और यहां पर भी आप देखो 6/48 ये आया प्लस 4/12 आया। तो वो आप किसी भी तरीके से सोचें, अगर आप सही सोच रहे हैं तो आप कोई सा भी तरीका अपनाएं, बिल्कुल सही उत्तर ही आपका अंत में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को पढ़ लेते हैं अभी हम। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी 3 मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर जो है ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। फिर बोला गया है कि कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी कुल समय का 30% लगाता है तथा सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको पहले से पता लग गया कि एक खराब सामग्री बनी हुई है, अब आपको बताना है कि ए द्वारा उत्पादित होनी है। अब यहां पर देखो मैं इसको E/F करके बात कर लेता हूं, क्योंकि ए बी करके बात करूंगा तो वो पहले से ही प्रश्न में चिन्ह दिए हुए हैं तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो यहां पर आपको PE/F जैसा एक सवाल समझ में आ गया। अब यहां पर समझ लेते हैं कि F क्या है और E क्या होना चाहिए। F मतलब बटे के बाद लिखा हुआ है, मतलब वो घटना जो हमें ज्ञात है या पहले हो चुकी है। तो हमें क्या ज्ञात है कि खराब सामग्री बन रही है, तो F वाला घटना हमने मान ली कि खराब सामग्री उत्पादित है। अब E देखते हैं कि जो प्रायिकता में निकालनी होती है, E क्या होना चाहिए कि A द्वारा उत्पादित है, E वाली घटना होनी चाहिए। तो हमने E लिख दिया इवेंट कि A द्वारा उत्पादित है। तो हमें यह समझ में आ गया कि E/F में E और F क्या क्या है। अब फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, फॉर्मूला अपने पास होता है PE/F/PF। तो अभी आप ये देखो कि यहां से हम समझते हैं कि कैसे कैसे इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में 3 मशीन ऑपरेटर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा फिक्स तो नहीं कह सकते कि किस मशीन ऑपरेटर ने बनाई हो सकता है मशीन ऑपरेटर ए ने बनाई हो सकता है बी वाले व्यक्ति ने बनाई हो सकता है सी वाले ऑपरेटर ने बनाई हो वस्तु। तो तीनों संभावनाएं हैं आपके पास। तो मैंने यहां पर देखो इस तरीके से बना दिया, 3 ब्रांच बन गई एक तरीके से। अब देखिए हो सकता है जब ए वाले ने बनाई हो तब भी तो संभव है कि वो सही बनाई हो या खराब बनाई हो, दोनों बातें संभव है, खराब भी संभव है और सही बनाई हो ये भी संभव है। जब बी वाले ने बनाई हो वो वस्तु तब भी तो दो बातें संभव है, हो सकता है खराब बनी हो और हो सकता है सही बनी हो। और सी वाले के केस में भी दोनों बातें संभव है कि हो सकता है कि वस्तु वो खराब हो या हो सकता है जो सामग्री बनाई हो वो सही सामग्री हो। तो दोनों केस हमने सब में बना दिए। तो अब बस इसके अलावा तो हमें कुछ और दिया ही नहीं है, तो हमारे पास यहीं पे हमें रुक जाना है। अब यहां पर हम प्रायिकता लिख लेते हैं अलग अलग। तो देखिए ए ने बनाई हो तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी 50/100, क्योंकि 50% टाइम तो ए ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब उस बात की प्रायिकता हो जाएगी 50/100। बी ने उस वस्तु को बनाया हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 30%, क्योंकि 30% टाइम तो वही काम कर रहा है, तो 30/100 हो गया। और 20% समय सी ले रहा है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 20/100। तो हमने ए बी सी तीनों से की प्रायिकता हमने बता दी कि हो सकता है ए से बनने वाले वस्तु की प्रायिकता क्या होगी। अब ए से खराब भी बन सकती है, सही भी बन सकती है, और इनमें से यही दोनों केसेस होती हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु है तो खराब होगी या सही होगी। अब खराब की प्रायिकता देखते हैं, ए ऑपरेटर 1% सामग्री खराब उत्पादित करता है, तो 1/100 होगी खराब होने की। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि सही होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 99/100,
1 में से 1/100 घटा दो तो सही होने की प्रायिकता आ जाएगी। वैसे हमें सही होने की प्रायिकता का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको पहले ही बता दिया गया है कि खराब सामग्री ही उत्पादित करनी है। इसलिए मैं सही वाली को भले ही मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई भी यूज नहीं होगा। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बी ने 5% सामग्री खराब करी है, तो बी द्वारा खराब सामग्री उत्पादित करने की प्रायिकता हो गई 5/100 और सही की 95/100 हो जाएगी, लेकिन लिखने की कोई जरूरत अब है ही नहीं। सी द्वारा खराब उत्पादित करने की प्रायिकता हो जाएगी 7%, मतलब 7/100, तो सही की हो जाएगी 1 - 7/100 अर्थात 93/100, लेकिन कोई भी यूज उसका नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमें निकालना है पी ई बटे एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ये तो हमने आपको बता दिया था। एफ मतलब था कि खराब सामग्री उत्पादित करना, पी एफ मतलब हर में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं हर को देखता हूं कि कैसे हम इसको लिख पाएंगे। तो देखिए, खराब सामग्री उत्पादित करनी है, हो सकता है वो ए से बनी हो तब खराब आई हो, या बी से बनी हो तब खराब आई हो, या सी से बनी हो तब खराब आई हो। और या के लिए हमने आपको बताया कि प्लस चिन्ह का यूज करते हैं, अर्थात धनात्मक चिन्ह लगाते हैं बीच बीच में। तो देखिए, ए से बनी हो तब खराब आई हो, मतलब ए से बनी हो तो 50/100, तब खराब आई हो तो गुणा 1/100 हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया यहां पर। या मतलब प्लस बी से बनी हो अर्थात 30/100 और खराब आ गई हो, मतलब 5/100 का गुणा कर दिया। या सी से बनी हो अर्थात 20/100 और खराब आ गई हो, मतलब 7/100 का अब हम यहां पर गुणा कर देंगे। ये आपके पास हर में आ गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों काम साथ में हो रहे हैं, मतलब ए द्वारा उत्पादित सामग्री खराब है, तो ए द्वारा उत्पादित सामग्री खराब है मतलब आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। आप देख सकते हैं ये वाला प्रोसेस। तो इस तरीके से देखिए, अब आपके पास आ जाएगा ऊपर अंश में 50/100 गुणा 1/100। अब आप इसको हल कर लेंगे तो देखिए 1/100 गुणा 100, ये आपके पास अंश में कॉमन आ रहा है, हर में भी आएगा। तो अभी तो मैंने अंश में लिख दिया 50 गुणा 1 मतलब 50। हर में देखिए 1/100 गुणा 100, ये तो आपके पास आएगा ही आएगा। 50 गुणा 1 ये आपके पास 50 आ गया, प्लस 30 गुणा 5 ये आपके पास 150 आ गया, प्लस 20 गुणा 7 ये आपके पास 140 आ जाएगा। तो अभी आप देखो 100 से ये सब 100 कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा है अंश में 50 और हर में देखिए 50 + 150 200 और 140 जोड़ूंगा तो 340 आ जाएगा। तो अगर मैं 0 से 0 ये हटा दूं तो आपके पास ये आ जाएगा 5/34 और यही आपका इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52 तासों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते के ईंट के होने की क्या प्रायिकता होगी, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमको ये पता है कि पत्ता खोया हुआ है और फिर हमें ईंट के होने की प्रायिकता उसकी निकालनी है। तो ये हमारे पास सवाल हो गया PA/B वाला। यहां पर B आपको समझ में आ जाएगा, जो ज्ञात हो गया होता है वो हम लिखते हैं। तो B देखिए यहां पर हो जाएगा आपके पास खो गया है पत्ता, और जो A होता है वो होता है कि जो हमें प्रायिकता निकालनी होती है जिस घटना की, और वो घटना है ईंट का पत्ता है। तो ये आपके पास आ गया, आपने A/B करके लिख दिया और A और B के आपको पता लग गए कि आखिर ये क्या क्या होनी चाहिए घटनाएं। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास 52 तास की पट्टी गड्डी है आपके पास। तो यहां पर देखो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है जो एक पत्ता खोया हो वो ईंट का खोया हो, या हो सकता है ईंट का ना खोया हो। अब ये वाला सवाल आ सकता है कि हमने ऐसा ही क्यों बोला ईंट का, हम हो सकता है पान का भी तो बोल सकते थे। लेकिन आप देखो प्रश्न में सब कुछ ईंट के रिलेटिव ही दिया हुआ है, मतलब ईंट के सापेक्ष ही हर बात की जा रही है कि ईंट के पत्ते हैं, ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब हम जब पत्ते में देखेंगे कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है या ईंट का नहीं है, बस यही वाली बात हम यहां पर करेंगे। तो हो सकता है कि जो खोया हुआ पत्ता है वो हो सकता है ईंट का और हो सकता है वो ईंट का ना हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ईंट, और यहां पर लिख देता हूं ईंट का ना होना। तो ईंट नहीं लिख देता हूं करके, ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब देखो, आपने दोनों केस लिख लिए। अब आपको बोला गया कि जब ईंट का पत्ता खोया हुआ है तब आपको दो पत्ते निकालने हैं। ये ईंट खोया हुआ है, ध्यान रखें, तो तब आपको दो पत्ते निकालने हैं जो कि दोनों ईंट के पत्ते हैं। तो देखिए, दो पत्ते आप निकालने हैं, हो सकता है दोनों ईंट के आ जाए, हो सकता है दोनों ईंट के ना हो, और हो सकता है एक ईंट का आए और एक ईंट का ना आए। तो तीन ही केस बन सकते हैं आपके पास, ये समझ में आपको आ गया। इसी तरीके से जब ईंट का पत्ता नहीं खोया है, मैं लिख भी देता हूं, ईंट नहीं खोया है, तो तब भी आपके पास तीन केसेस हैं कि आपने दो पत्ते निकाले, हो सकता है दोनों ईंट के आ जाएं, हो सकता है दोनों ईंट के ना आए, हो सकता है एक ईंट का आ जाए और एक ईंट का ना आए। तो तीन केस ही यहां पर हो सकते हैं। अब यहां पर हम प्रायिकताएं लिखेंगे। तो देखो, ये तो समझ में आ गया कि ऐसी ब्रांच, मतलब ऐसी शाखाएं बनेंगी। अब प्रायिकताएं लिखते हैं। तो प्रायिकता देखिए क्या होगी आपके पास, ईंट का पत्ता खोया हो तो स्वाभाविक सी बात है, ईंट के आपके पास हमने बताए थे 13 पत्ते होंगे, तो 13/52 हो गई प्रायिकता ईंट का पत्ता खोने की। और ईंट का नहीं खोया हो, मतलब बाकी के पत्तों में से कोई खोया हो, तो बाकी के पत्ते कितने बचे, 52 में से ईंट के पत्ते हटा दो तो 39 पत्ते बचे, उनमें से खोने की प्रायिकता 39/52 हो जाएगी। अब यहां पर एक बात गौर करें आप कि हमने ये तो निकाली प्रायिकता के खोने की प्रायिकता। अगर ईंट का पत्ता खोया है, इसका मतलब यहां पर 39 पत्ते अब बच गए हैं, तो अब 39 में से आपको निकालने दो पत्ते, क्योंकि ईंट का पत्ता खोने की अभी हमने लिखी है। तो ईंट का पत्ता यदि खो गया तो अब 39 पत्ते बचे ना यहां पर, सॉरी 39 कह रहा हूं, 51 पत्ते बचे, जिनमें से 12 ईंट के होंगे। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि 51 पत्ते बचे, जिनमें से 12 ईंट के हैं। अब इस वाले यहां पर अब बचे हैं आपके पास, क्योंकि ईंट का खो गया है। तो अब सोचिए कि उनमें से दो ईंट निकालने की प्रायिकता, मैं देखो यहां पर तीन केस बन सकते थे, लेकिन मेरे को क्या करना है कि दो ईंट के पत्ते ही चाहिए मुझे, तो बाकी से मुझे मतलब ही नहीं है, तो मैं केवल वही वाले केस लिखूंगा। दो ईंट के पत्ते सोचिए कैसे आ सकते हैं, 12 ईंट के पत्तों में से दो ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता 12C2 बटे टोटल पत्ते 51 है, तो 51C2 आपके पास ये आ गया। हमने ये आपको बताया ही था क्रमचय संचय में, कक्षा 11 में कैसे हम निकालते हैं। अब आते हैं, देखो यहां पर ये वाले भाग भी हो सकता है छात्र बोले कि ये क्यों नहीं किए, क्योंकि यहां पर ये अलग अलग वाले होंगे, मतलब कि एक ईंट और एक अलग आए, मतलब एक अलग मतलब ईंट के अलावा अलग, और हो सकता है दोनों अलग आए। तो मेरे को इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि जो ईंट के पत्ते आ रहे हैं आपके पास, तो अब यहां पर ये आ गया। अच्छा, ये हमें ध्यान रखना है कि दो पत्ते जो निकाले हैं वो ईंट के पत्ते हैं। तो ये खोया गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर देखो, अगर ईंट का पत्ता नहीं खोया है तो हमने 39/52 कर दिया। अब इसका मतलब ईंट का नहीं खोया है, तो अब यहां पर पत्ते तो 51 ही रहे होंगे, क्योंकि एक पत्ता तो खो गया है ना, लेकिन उन 51 पत्तों में अब ईंट का नहीं खोया है, तो यहां पर अब ईंट के 13 पत्ते रह गए होंगे, क्योंकि खोया तो बाकी किसी का है, तो ईंट के तो 13 के 13 ही रह गए होंगे। तो अब देखिए, इसमें भी दोनों तीनों केस बन सकते हैं, दो ईंट के पत्ते, हो सकता है एक ईंट और एक अलग पत्ता आ जाए, और हो सकता है कि दोनों पत्ते अलग आ जाएं। तो अब देखो, आपको बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि आपको दो ईंट के पत्ते चाहिए बोला गया है, तो दो ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता सोचिए कितनी होगी, 13 पत्ते ईंट के हैं यहां पर, तो 13 पत्तों में से दो ईंट के पत्ते निकालने की 13C2 बटे टोटल पत्ते 51 है, तो 51C2 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपको बस ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, मतलब इसको केवल हल करना रह गया आपके पास। तो देखिए, पी ए बटे बी आपको निकालना था, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। पी बी हर में लिखा हुआ है, तो पहले मैं हर में जो लिखा हुआ है उसको पहले लिख देता हूं एक बार। तो देखिए, पी बी लिखा हुआ है, मतलब खोया गया पत्ता। तो अब देखो, आपके पास ये आ जाएगा, देखिए दो पत्ते ईंट के आने थे, आपको बोल दिया गया है, तो दो पत्ते देखिए कैसे कैसे ईंट के आ सकते हैं। ईंट का जब पत्ता खोया हो तब दो पत्ते ईंट के आ जाएं, देखिए। यह हो सकता है जब ईंट का पत्ता ना खोया हो गया हो तब दो पत्ते ईंट के आ जाएं, तो यही दो प्रोसेस आपके पास बन सकते हैं। तो चलिए इनको लिख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पर आ जाएगा आपके पास 13/52 गुणा 12C2 बटे 51C2। तो यहां पर मैंने लिख दिया 13/52 गुणा 12C2 बटे 51C2, या तो ये हो गया होगा, या
आपके पास ये वाला तरीका था कि ईंट का पत्ता नहीं खोया हो और तब 2 ईंट के पत्ते आ गए हो, अर्थात 39/52 गुणा 13c2/51c2, ये आपके पास आ गया हो। अब अंश में देखते हैं, अंश में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों काम हो गए हो, मतलब ईंट का पत्ता खोया हो और 2 ईंट के पत्ते आए हो। तो ईंट का पत्ता खोया हो और 2 ईंट के पत्ते आए हो, इसका मतलब ये वाला आपको प्रोसेस अपना रहा है। आप देख सकते हैं ईंट का पत्ता यहीं पर खोया है और तब 2 ईंट के पत्ते आपके पास आए हो, तो आप इसको अंश में लिख दोगे। तो देखिए आपके पास अंश में आ जाएगा 13/52 गुणा, देखिए ये आपके पास है 12c2/51c2, तो 12c2/51c2 ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको केवल इतना सरल करना है बाकी इसको। तो यहां पर देखो सरल करने के लिए हो सकता है आपकी अलग अलग तरीके हो आपके पास, क्योंकि अब तो केवल कैलकुलेशन करनी है, वो अपने हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि 1/52 गुणा 51c2 और ये 13, मैं इसको यदि कॉमन ले लूं तो देखो आपके पास अंश में बचा है 12c2। अब देखिए हर में क्या बचा है, मैंने 13/52 गुणा 51c2 ये कॉमन लिया है, तो देखो हर में ये 12c2 बचा है, प्लस देखो ये 13/52 कॉमन लिया तो यहां केवल 3 बचा है ना, यहां पर 3 गुणा और ये 13c2 बचा है आपके पास, ये 3 गुणा लिखा हुआ है, तो ये आपके पास देखो बच गया है। तो अब देख रहे हो आप कि ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13, 52 से 52 और 51c2 से 51c2 आपने कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास ये बचा है 12c2 प्लस 3 गुणा 13c2। तो अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार इनको अलग अलग सॉल्व कर लेता हूं। 12c2 देखिए आपके पास आ जाएगा 12 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 12 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को हमने 2 लिख दिया और 10 फैक्टोरियल को हमने ऐसे ही रहने दिया। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो देखिए आपके पास बचा है 2 से देखो 12 कैंसिल किया तो 6 बार, तो 11 से 66 बचा आपके पास। इसी तरीके से 13c2 भी निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा 13 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 13 माइनस 2 मतलब 11 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का 2 लिख दिया और 11 फैक्टोरियल ये हो गया। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो देखिए 2 से ये 12 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 13 गुणा 6 78 आपके पास आ जाएगा। तो ये मैंने अलग से बस सॉल्व कर लिया है। तो देखिए अब यहां पर आप लिख दोगे 12c2 को 66 बटे 66 प्लस 3 गुणा 78 आपके पास आ जाएगा। देखिए 78 आया है ना 13c2, मैं एक बार ढंग से लिख देता हूं, तो 3 गुणा 78 यदि आप लिखोगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4 और 23 अर्थात 234 आ गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 66 बटे 234 और 66 को यदि आप जोड़ोगे तो ये 300 आ जाएगा, और फिर यदि आप 6 से कैंसिल करो तो ये 11 आ गया और ये 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आ जाएगा 11/50। तो देखो अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, तो वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहां पर आप एक बात गौर करें कि आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल है। अब कैसे है तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो आपको बोला गया है कि सिक्का उछाला गया है, तो दोनों चीजें हो सकती थी, लेकिन बोला गया है कि ए ने बताया है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, तो अब यहां पर ए की बात हो रही है तो मैं ए बटे बी वाले घटनाएं ना मानकर ई और एफ मान लेता हूं, तो ये पी ई बटे एफ टाइप का सवाल हो गया। और समझिए एफ क्या होगा, यहाँ पर एफ मतलब जो हमें पता होता है, तो हमें क्या पता है कि ए ने बताया है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है। हो सकता है ए ने सही बताया हो सकता है गलत बताया हो, क्योंकि ए हमेशा सही नहीं बोल रहा है। देख सकते हैं ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 1 नहीं है, इसका मतलब हो सकता है ए झूठ भी बोल सकता है। तो ए ने बताया कि चित्र प्रदर्शित है, चित्र मतलब हिंदी इंग्लिश में हम इसे हेड बोलते हैं, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, चित्र मतलब होता है हेड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब समझ लेते हैं कि एफ तो ये हो गया कि ए ने बताया है,
और ई क्या है? ई मतलब जो हमें प्रायिकता निकालनी होती है। प्रायिकता है कि वास्तविक रूप में चित आया हो, मतलब वास्तविक रूप में हेड आया हो। तो ये आपके पास आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया आपको, तो अब देखो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो हम जो जो संभावनाएं हो सकती हैं उनको पहले लिखेंगे, फॉर्मूला तो बाद में लगाएंगे ना। तो सोचिए कि हो सकता है कि ए ने जब मतलब ए ने जब सिक्का उछाला हो, ए ने या किसी ने भी एक सिक्का उछाला हो, तो हो सकता है वहां पर हेड आया हो, मतलब चित आया हो, चित मतलब हेड। और हो सकता है वहां पर चित के बजाय वहां पर टेल आया हो, मतलब पट आया हो। तो दोनों केस हो सकते थे, तो आपने दोनों केस लिख दिए। अब हो सकता है चित आया हो, तो हो सकता है ए ने बताया हो कुछ चित आया हो, ये मैं लिख देता हूं, ए ने बताया है, ए ने बताए हैं। और हो सकता है ए ने बताया हो कि पट आया है। हो सकता है दोनों केस हो सकते थे, इसलिए मैंने यहां पर ये कर दिए। मैं यहां पर लिख देता हूं वास्तविक क्या आया है, ताकि समझने में कोई दिक्कत हमें ना हो। अब हो सकता है कि जब पट आया हो तो ए से पूछा गया हो कि क्या आया है, तो ए ने बता दिया हो कि चित आया है, और ए ने बता दिया हो पट आया, क्योंकि ए झूठ तो बोल ही सकता है। तो अब ये देखो, ये मैंने वास्तविक के लिए लिखे हैं चित और पट, और ये मैंने ए ने जो बताए हैं चितपट और चितपट, ये उनके लिए लिखे ए के द्वारा बताए हुए। तो अब समझ लेते हैं कि देखिए यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग में वास्तविक रूप से चित आया हो या वास्तविक रूप से पट आया हो, तो उसकी प्रायिकता तो 1/2 ही रहेगी। तो ये मैंने 1/2 लिख दिया। अब चित आया है और उसने चित बता दिया, मतलब उसने जो आया वही बता दिया, मतलब ए ने सच बोल दिया है, तो सच बोलने की प्रायिकता तो 4/5 है। अब चित आया और उसने बोल दिया पट, इसका मतलब ए ने झूठ बोला है, तो ए द्वारा असत्य बोलने की प्रायिकता, भले ही असत्य मतलब झूठ बोलने की प्रायिकता, तो यहां पर भले ही दी नहीं है लेकिन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो झूठ बोलने की 1 माइनस सच बोलने की प्रायिकता, क्योंकि ये आ जाएगी 1/5 के बराबर। तो इस तरीके से 1/5 आ जाएगा। वैसे आपको इसका कोई यूज नहीं करना था, क्योंकि आपको पट बोलवाना ही नहीं है, बोला तो आपको पहले से ही पता है कि ए ने तो चित बताया है, तो पट वाले का कोई यूज नहीं था, लेकिन हमने आपको केवल समझा दिया। अब यहां पर आप देखो कि पट आया हो और उसने बता दिया चित आया हो, मतलब ए ने झूठ बोला है, और झूठ बोलने की प्रायिकता तो 1/5 है। और पट आया हो और उसने पट बोल दिया, मतलब ए ने सच बोला है, तो उसकी प्रायिकता 4/5 है। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। अब देखिए, आपको निकालना है पी ई बाई एफ, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये आपको निकालना है। तो अभी आप सबसे पहले पी एफ निकालोगे, मतलब जो हर में दिया है। पी एफ मतलब देखिए यहां पर ए ने बताया है कि चित्त प्रदर्शित हुआ हो, तो अब जहां जहां ए बताएगा कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, वो आप सब केस बनाओगे। तो देखो, हो सकता है कि ये वाला प्रोसेस आपने बताया हो कि ए ने बताया देखो चित्त है यहां पर, ए ने देखो यहां पर भी बताया है कि चित्त आया है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोनों प्रोसेस आप लिखोगे। पहले वाले में लिखोगे कि 1/2 गुणा 4/5, और देखो दूसरे वाले में आप लिखोगे 1/2 गुणा 1/5, ये आपने लिख दिया। अब अंश में आते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ये दोनों बातें होनी चाहिए, मतलब वास्तविक रूप में चित आया हो और तब इन्हें बताया है कि चित प्रदर्शित हुआ हो। इसका इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ ना कि दोनों काम होने चाहिए, मतलब वास्तविक रूप में चित भी आया और इन्हें भी बताया हो कि चित आया है। तो ऐसा तो देखिए तभी संभव है कि वास्तविक रूप में चित आया हो और ए ने बता दिया हो चित आया हो, मतलब यही वाला प्रोसेस संभव है आपके पास। तो देखो अब आप यहां पर लिख दोगे अंश में 1/2 गुणा 4/5। तो यहां से अब आप देखो कि अगर हम 1/2 गुणा 5 कॉमन ले लें, तो अंश में तो 4 आ जाएगा, और हर में देखो 1/2 गुणा 5, ये तो आपने कॉमन लिया ही है। तो देखिए हर में आपके पास आ गया 4 + 1। तो अभी देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बच जाएगा 4/4 + 1 अर्थात 4/5। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, आपको तो 4 विकल्प दिए हुए थे। तो अब देखिए 4/5 आपके पास विकल्प ए में दिया हुआ है, अतः विकल्प ए आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 14 की तरफ।
और ये हमारा इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है तथा पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात पी बी जीरो नहीं है, मतलब बी जीरो नहीं है बी के होने की प्रायिकता, तो निम्न में से कौन ठीक है। अर्थात आपको देखो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सही है। अब आप ये देखो कि हर विकल्प में डी वाले विकल्प को छोड़कर, डी वाला तो देखिए कोई वैसा विकल्प नहीं है, इनमें से कोई नहीं का मतलब तो ये हुआ कि तीनों विकल्प चेक करो ए बी सी, अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा है तब हम डी वाला बोल देंगे, अदरवाइज तो ए बी सी में से कोई एक होगा ही। तो एक्चुअल में तो 3 ही विकल्प हैं आपके पास जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है, वो है ए बी और सी। तीनों विकल्पों में आप देखो ए बटे बी, ए बटे बी, ए बटे बी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो मैं एक बार इसको लिख ही लेता हूं, पी ए बटे बी। अब ये देखो आपके पास क्या होगा, ये आएगा पी ए, देखिए ए बटे बी एक्चुअल में नहीं होता, बटे नहीं होता, एक्चुअल में बाई करके होता है। इसका पढ़ने का मतलब हमने आपको बताया कि ए के होने की प्रायिकता बतानी है जबकि ज्ञात है कि बी हो चुका है, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये आ जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के बराबर। अब यहां से आपके पास ये आ गया, तो अब ये देखो कि आपको यहां बोला गया था ए उपसमुच्चय है बी का, मतलब यहां पर देखो मैंने लिख दिया ए बी का उपसमुच्चय है, तो आप खुद सोचिए कि ए और बी में इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ। ए उपसमुच्चय बी का मतलब ए क्या है, बी से छोटा है, तो देखो ए मान लो ये है और बी है, अगर आप समुच्चय के तौर पर देखोगे तो आप खुद सोचिए ए इंटरसेक्शन बी तो ए के बराबर आना चाहिए। यहां से इस बात का यूज आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालने में किया है। तो अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास हो गया पी ए बटे पी बी, ये आपके पास हो गया। तो अब यहां से आप ये देखो कि पी ए बटे पी बी, पहला वाले में दिया है पी बी बटे पी ए, तो आप खुद सोचिए क्या ये पी बी बटे पी ए के बराबर है, तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये तो अलग अलग हो गए। पी ए बटे पी बी कभी पी बी बटे पी ए के बराबर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ए वाला विकल्प तो गलत है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले विकल्प की तरफ। तो दूसरे वाले विकल्प में आपको बोला गया पी ए बटे बी पी ए से कम है, तो देखो पी ए बटे बी यदि आपने निकाला तो देखो वो आपके पास आया पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, और पी ए इंटरसेक्शन बी को आपने पी ए लिख दिया बटे पी बी, पी ए बटे पी बी आ गया। तो अब खुद सोचिए कि आपके पास बोला गया कि पी ए बेसिकली बड़ा है, तो आपको तो ये पता है कि पी बी जो होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, पी बी जो होगा वो एक या एक से छोटा होगा, मतलब प्रायिकता है वो एक या एक से छोटी ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पी ए बटे पी बी हमेशा पी ए से बड़ा आएगा, क्योंकि देखो ये कैसे आएगा उसको भी मैं समझा देता हूं। अगर पी बी लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब एक या एक से छोटा है, तो एक बटे पी बी वो आपके पास एक या एक से बड़ा आएगा, और मैंने पी ए का दोनों तरफ इसे गुणा कर दिया, तो ये आपके पास देखो आ गया। तो आप खुद सोचिए पी ए बटे पी बी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पी ए बटे बी ही तो है, देखिए। तो आपके पास आया पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। तो अब देखो विकल्प बी में आपके पास है यहां पर लेस देन पी ए, तो ये तो गलत हो गया, जबकि हमारे पास आ रहा है पी ए के बराबर होगा या बड़ा होगा, जबकि उसमें विकल्प बी में दिया हुआ लेस देन पी ए, तो ये भी गलत हो गया। मतलब विकल्प ये तो सही है लेकिन विकल्प बी गलत हो गया है। चलिए अब विकल्प सी पर आ जाते हैं। विकल्प सी है पी ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, तो देखो यही विकल्प बी को गलत करने में हमारे पास यही तो आया था, मतलब विकल्प सी ही लिखा हुआ है ये। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर हम टिक लगा देते हैं।